नमस्कार, मेरा नाम गजेंद्र रौतेला है और आज मेरे साथ हैं संतोष रावत, जो स्टूडियो यूके 13 के संचालक हैं और फिल्मों के निर्देशक हैं उत्तराखंड में। और आज हम संतोष जी से बात करेंगे। संतोष जी, तो नमस्कार। नमस्कार। तो बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम संतोष है और मैं भी रुद्रप्रयाग के छोटे से इलाके ऊपर दजुला कांडई से हूँ और हमारा तो जो तहसील है वो एक ही है, गसमुनी तहसील है जी। और फिल्म की जर्नी में मतलब आपका भी एक अहम वो है, क्या बोलते हैं, जर्नी हमारे साथ कि आपने किस तरह से हमें सहयोग करा। पतालती बनने से पहले भी जब मैं आता था आपके साथ लगातार, और जब वो फिल्म बनी तो कैसे अचानक से बन गई वो कोविड के दौरान। मतलब काफी सालों से हम कर रहे थे, बना रहे हैं। अभी भी यही हो रहा है कि क्या बना रहे हैं, तो पता नहीं कब बनेगा वो अचानक से प्रोग्राम। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं कि क्योंकि सामान्यतः जो हम पहाड़ के लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ कैरियर को लेकर के या तो आप फौज में जाते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, या फिर डॉक्टर वाली लाइन में जाते हैं, या कुछ इस तरह के व्यवसाय में जाते हैं, या टीचिंग में जाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल एक अलग तरह की फील्ड में गए, फिल्म प्रोडक्शन की फिल्म लाइन में आप गए। आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, उस यात्रा को बताइए आप। वो ऐसे ही हुआ कि मैं जैसे आप भी टीचर है, मेरे पिताजी भी टीचर हैं, तो हम भी सीधे गांव से देहरादून आए। देहरादून में तमाम तरह की पॉलिटिक्स वगैरह, जब विश्वविद्यालय में आते तो सिलेबस कम रहता है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप से हम जुड़े, लेफ्ट से, और उनके साथ अपने सिनेमा साहित्य से रूबरू हुए। और धीरे धीरे पहली बार पता चला कि ये चीजें भी होती है ना। उससे पहले तो ये लगता था कि अरे यार, यहाँ तो वही लोग आते होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा। लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा, मुझे लगा एजुकेशन जो है वहाँ पे भी एजुकेशन का ही रोल है कि अगर पढ़ते नहीं तो फिर समझते कैसे। तो फिर चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी पढ़ी, और वो जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, क्या इंग्रिड बर्गमैन, उनकी भी एक बायोग्राफी है, तो वो भी मेरे हाथ लगी। फिर एक बुक थी जिसमें दुनिया के बेस्ट 12-13 डायरेक्टरों के नाम थे और उनकी पूरी लाइफ के बारे में था। तो लगा कि बहुत सामान्य परिवार से वो आ रखे हैं, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से आ रखा है, किसी ने आर्मी में, जैसे ओजो के बारे में पढ़ा तो वो आर्मी में जॉब भी करते थे जापान में, और उसके बाद फिर वो सिनेमा भी बनाते थे। फिर एक लंबा गैप होता था, फिर वो फिल्म बनाते थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हम भी अप्रोच कर सकते हैं। तो तब धीरे धीरे काफी सालों तक तो दिमाग में यही चलता रहा कि जाएं ना जाएं। तो फिर उसके बाद तब धीरे धीरे एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में सुना, फिर एक्टिंग के बारे में सुना। तो हर जगह फेल होता रहा मैं। एक्टिंग में गया तो पता चल गया बहुत बुरा एक्टर हूँ, फिर कैमरा पकड़ा तो पता चला बहुत बुरे फ्रेम बनाता हूँ। फिर एडिटिंग में गया तो मैंने कहा बहुत बोरिंग काम है, मतलब 6-6 घंटे 7-7 घंटे बैठना पड़ेगा। तो बनना तो वही था, मैंने था डायरेक्शन में, लेकिन सबने बोला ये सब चीज सीखनी है, लेकिन सब चीज सीख नहीं सकता आदमी। तो फिर धीरे धीरे फिर पेंटिंग पढ़नी पड़ी। मुझे लगा कि अरे यार, ये तो फिर मतलब इससे बढ़िया तो जो हमारा फील्ड था जिसमें हम साइंस में पढ़े हुए थे, वही अगर तैयारी कर लेते तो कहीं नौकरी वोकरी पे होते, वो ज्यादा बेटर था। यहाँ तो और पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ तो फिर आपको म्यूजिक का भी नॉलेज होना चाहिए, साहित्य का भी नॉलेज होना चाहिए, आर्ट का भी होना चाहिए, कलर का भी होना चाहिए, बहुत सारे समाज का भी होना चाहिए। तो फिर फंस गए। लेकिन जब आधा तय कर दिया था, दिल्ली में जाकर के जब इधर उधर गए, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उस समय में डायरेक्ट मुंबई नहीं जाते थे, हम पहले दिल्ली गए। और दिल्ली में टीवी का दौर था और वही था प्रोसेस। लोग दिल्ली से बॉम्बे गए, तमाम तरह के, जैसे आप देखते भी हैं जितने भी वहाँ पे डायरेक्टर हैं सब दिल्ली के कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, चाहे आप किसी भी डायरेक्टर का। और हम जब गांव से गए तो देहरादून से दिल्ली गए, तो दिल्ली में हम एनएसडी के प्ले देखे हमने। उसके बाद जब पहले एफटीआई का एग्जाम दिया तो एफटीआई के उसमें भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो फिर पढ़ना शुरू करा तो दिल्ली में एक्सपोजर ज्यादा है, वहाँ बहुत सारी आर्ट गैलरियां हैं, बहुत सारे वहाँ पे साहित्य अकादमी है, ललित कला अकादमी है, तो वहाँ जाके पढ़ना शुरू करा। ये तो जर्नी का एक अगला पड़ाव है। इससे पहले का जो पड़ाव है, असल में आपको इसमें रुचि थी या आप इसमें गलती से चले गए? बाय डिफॉल्ट समझ लीजिए, बाय डिफॉल्ट मतलब हम आए और ये था कि भाई घर में पढ़ने का। भाई आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, किसी और में भी हो सकता था, आप लेखन के क्षेत्र में जा सकते थे, आप साहित्य के क्षेत्र में जा सकते थे। तो अचानक ऐसे क्या हुआ कि आप फिल्म के क्षेत्र में चले गए? मैंने वही हुआ कि जब इसमें आए तो फेलियर, एकेडमिक फेलियर भी होता है आदमी का। बहुत टाइम पे हम पढ़ाई करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो डिप्रेशन में लगा कि अरे यार, यहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं ना थोड़ा सा। हम उस तरह की पॉलिटिक्स में आए तो हमें देखा कि यार एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है,
वहाँ मतलब भी आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि आप अपने युवावस्था के दौर में इंट्रोवर्ट थे। हाँ, इंट्रो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था, तो मैं बात ही नहीं कर पाता था, बहुत ही हाँ, ज्यादा। जब तो जब जो आदमी इंट्रोवर्ट होता है वो कोई दूसरे तरीके दूसरे रास्ते ढूंढता है अपने आप को एक्सप्रेस हाँ हाँ करने का, हाँ, चाहे बिल्कुल। वो जो है लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो भाषण देने के माध्यम से हो, या फिर हम्म, फिल्मों के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं वो रास्ते अपने निकालता है हाँ कि उसमें। अपने आप को एक्सप्रेस करने हाँ, का। तो जैसे उसके आप जैसे आपके व्यक्तित्व के मूल में शायद यही रहा कि आप हाँ, इंट्रोवर्ट थे और गाँव आपने अपने अंदर की। आप तो जानते हैं, क्योंकि स्कूल में बहुत जी सारे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जी तो किस तरह से शाई नेचर रहता है उनका, बोल भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस भी नहीं हाँ। कर पाते हैं। तो हम भी उन्हीं माहौल से आ रखे हैं, गाँव के। ज्यादातर हम लोग यहाँ पहाड़ में तो ज्यादातर कम से कम हमारी वाली पीढ़ी में तो ऐसे ही रहा कि हम्म, काफी इंट्रोवर्ट लोग रहे हैं। हम्म, क्योंकि स्कूल और घर का माहौल दोनों एक तरह का ही होता था। एक बिल्कुल। टेरर होता था, स्कूल का टेरर अलग होता था, घर का टेरर अलग होता था। दूसरा तो ये भी था ना कि और अगर आप शिक्षक के अगर आप बेटे हैं तो हाँ, शायद उस पे आपके ऊपर ज्यादा दबाव रहा हाँ, होगा, पढ़ाई का ज्यादा पढ़ाई दबाव का था। भी और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत ज्यादा दबाव रहा होगा। खैर, ये तो व्यक्ति और व्यक्तित्व की बात है। अब आप फिल्म के क्षेत्र में आ गए आप, तो जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? आपने पढ़ाई लिखाई की, वो गया, आप एनएसडी की तरफ गए, फिर मुंबई गए, तो हम्म, अगला पड़ाव क्या रहा आपका? अगले पड़ाव में थोड़ा सा ये हुआ कि दोस्त वोस्त अच्छे मिले। इस हम्म जर्नी में बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हम्म लाइफ में। हम्म, जब मैं यहाँ पे था तो प्रशांत हाँ कांडपाल थे, हाँ जिन्होंने मेंटोर करा। हाँ। उसके बाद जब हम प्रोडक्शन में आए तो फिर आप मिले। हम्म, जिस माने कि होता है ना, हर पड़ाव में एक हाँ लोग मिलते हैं। फिर गाँव में बहुत सारे लोग मिले, जिनसे हमें कहानियां मिलनी शुरू हुई, एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ। तो उस पड़ाव में मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग मिले। जैसे फिल्म बनाते हुए, जैसे आपका बहुत ज्यादा, आपने जिस तरह से मदद करी है, उससे पहले भी जब मैं आता था आपके घर पे, या आप बोलते थे बनाओ बनाओ कब बना रहे, जैसे आप अभी भी बोल रहे हैं कि बनाओ कब बनाओ। तो वो सारे मेंटोर होते हैं, मतलब बहुत सारे मेंटोर से मुझे लगता है कि मेरे पड़ाव में लोग अच्छे मिले, और जिनसे मैंने छोटा छोटा सहयोग लेके शायद मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं बोलूंगा कि सिनेमा भी, मुझे लगता है कि जो भी हम बनाते हैं वो व्यक्तिगत होता ही नहीं है, पूरा वो समाज का एक गलत कलेक्टिव एक एफर्ट होता है। बिल्कुल। खैर, ये एक जहाँ तक मेरी बात रही तो ये हम लोगों की एक साझी जिम्मेदारी होती है, खासकर जब हम कला साहित्य और संस्कृति हम बात करते हैं और अपने समाज की हम बात करते हैं, तो हम्म, मुझे लगता है सबकी साझी जिम्मेदारी होती है, जो जहाँ पर है जिस भी तरह से मदद कर सके उसे करनी चाहिए। बिल्कुल और हम तो शिक्षण के ऐसे पेशे में हैं जहाँ पे हमारी एक जो बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि अगर हम किसी भी तरह से समाज को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आप किस तरह से, आप जो हमारा बॉलीवुड है वहां गए, वहां की क्या यात्रा रही? आप बॉलीवुड साउथ की फिल्मों में गए, आपने क्या क्या किया, आपके बैकग्राउंड में क्या है? साउथ में गया तो मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्शन में गया। मैंने असिस्टेंट भी नहीं, ऑब्जर्वेशन में था मैं सिर्फ वहाँ पे, कि उन्होंने बोला एज ए ऑब्जर्वर हो गया। हम्म मेरे लगता है शायद 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो मैं लैंग्वेज तो जानता नहीं था, तेलुगु तेलुगु वेलुगु, लेकिन 1 साल में मुझे लगा कि अरे इतनी मेहनत चाहिए वहाँ पे। हम्म मतलब जो मैंने सेट देखा वहां जाके, पहली बार मैं जिस फिल्म में काम कर रहा था, तो वो लगभग लगभग मुझे लग रहा कि 15 से 10 करोड़ का तो वो सेट था। अच्छा जबकि रामोजी फिल्म सिटी बगल अच्छा है। हाँ हाँ तो वो ले गए मुझे पहली बार, और वहां पे फिर खाना वाना, मतलब एक तो बहुत बढ़िया उनका ट्रीटमेंट है। हम्म सिनेमा मैंने जिस तरह से वो करते हैं, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, और जिस तरह का वो सिनेमा के लिए उनका एक मेहनत है, हर माने की तरह वहाँ हर तरह की डेडिकेशन है। डेडिकेशन है उनका, क्योंकि उससे उनका पैसा आ रहा है, इकोनॉमी जनरेट हो रही है। और दूसरा वहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे थिएटर है, सिनेमा सेलिब्रेशन, वो चीज मैंने वहां से देखी। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट से मैं वहाँ पे रूबरू हुआ, और मैंने कि किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से उन्होंने इतना बड़ा सेट बना रखा है, फिर उसमें वो पूरा हाँ, क्रोमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा वो 400 साल पुरानी एक फिल्म बना रहे थे। ये कितने साल पहले की बात है ये 2010 की बात है, मुझे लग रहा है 2010 से 2011-12 तक मैं वहीं था। 12 के बाद फिर मैं मुंबई मूव हुआ। अच्छा तो मुंबई में तो मैंने ज्यादा असिस्ट नहीं करा। मुंबई के बाद फिर मैं दिल्ली में आया, तो दिल्ली में एक प्रोडक्शन हाउस था, वहां मैंने 1.5 साल काम किया। तो उन्होंने काफी फिल्में बनाई थी, और जो काफी एक बड़े बजट की फिल्म थी, और उनकी फिल्म भी बहुत। अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो कौन कौन सी फिल्में थी जहां पर आपकी एक भूमिका आर्यन, रही? हाँ आर्यन ब्रदर्स हैं, उनका इंटरटेनमेंट चैनल है, उनकी एक फिल्म आई थी 10 तोला, वो उन्होंने बनाई थी। तो उस प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया। ये साउथ की या नहीं साउथ की नहीं बॉलीवुड? थी, ये तो बॉम्बे की थी। अच्छा और उसके बाद कुछ हिंदी फिल्म, कुछ रीजनल, मैंने पटना में भी गया था, तो एक आर्ट हाउस फिल्म बन रही थी, उसमें भी मैंने काम किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने 4-5, एक साउथ की डायरेक्टर है, उनको भी मैंने असिस्ट करा, उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ था। तो ये 4-5 फिल्मों में मैंने काम किया। बहुत ज्यादा मुझे काम भी नहीं मिला। उसके बाद मुझे, मेरी सबसे अच्छी जर्नी ये हुआ कि एक लंदन फिल्म स्कूल वाला एक लड़का है,
दिविज रूपचंद, उसके साथ मैंने अपनी जर्नी दिल्ली से स्टार्ट कर ली थी। फिर वो लंदन चला गया था, मैं साउथ चला गया, फिर दोबारा हमने मिलकर, उसने फिर दोबारा वहाँ का प्रोजेक्ट था तो उस प्रोजेक्ट में भी काम किया। फिर मुझे लगा कि नहीं अभी एसिस वसिस नहीं करना है, लिखना पड़ेगा, मतलब आप लिखोगे तभी बना पाओगे। फिर 2014 में मैं शायद वापस आया तो आपसे मिला था 2014 के दौरान, तो 2014 से लगा ये 2020 लग गया मैंने पातालती बनाने में, इतना टाइम लगा उसमें। अब वो भी बाय डिफॉल्ट, मतलब आपने लिखा हुआ था, अचानक से कोविड में लोग घर आ गए, सबकी गाड़ियां, आपकी गाड़ी अवेलेबल थी, फिर वहाँ पे बसेस जी की गाड़ी अवेलेबल थी, और फिर अचानक से मुकुंद का भी आना हो गया, फिर वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रखा हुआ था, तो धीरे धीरे जा करके वो सब लोगों ने जो सहयोग दिया, कुल मिलाकर के कोविड जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। जब कुछ काम नहीं था तो चलिए हम कुछ क्रिएटिव कर लेते हैं। मुझे अभी लगा सभी लोग खाली बैठे हुए थे घरों में, तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह से जो पातालती है, मैं आप नए दर्शकों को मैं बता दूं, पातालती एक शॉर्ट फिल्म है जिसके की जो कि स्टूडियो यूके 13 के बैनर के तले बनी है, और उसके निर्देशक जो हैं हमारे संतोष रावत हैं, और दूसरे साथी हैं मुकुंद, और हम सभी उस टीम का हिस्सा रहे हैं किसी न किसी रूप में। और 24 मिनट की वो फिल्म है, और उस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया, और बाद में उसको राष्ट्रीय स्तर का जो है फिल्म फेस्टिवल का नेशनल अवार्ड भी मिला गोवा में उसको। तो उसके बारे में बताइए, उस फिल्म के बारे में बताइए, कैसे उसका बनना हुआ, और कौन कौन से उसको अवार्ड मिले, सबसे पहला अवार्ड कौन सा मिला? तो फिल्म बनाने के बाद, जर्नी के बाद यही होता है कि सबसे पहले तो ये है कि फिल्म में जो क्रू है आपका वो बहुत इमेच्योर, हमारे साथ लोग थे जिन्होंने फिल्म में काम नहीं करा, 2-3 लोग ही थे जो हम थोड़ा बहुत जानते थे। उसके अलावा जब ये लोग मिले तो यही होता है कि भाई हम भी कोशिश कर रहे थे, हर बार फिल्म में क्या होता है कोशिश ही करना होता है, सही ढंग से गाइड करना होता है, और जब हम सब लोगों ने कोशिश करी तो अच्छा फुटेज आ गया, अच्छी एक्टिंग बन गया, अच्छा प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो सब लोगों ने मेहनत करी तो जो हमारा रिजल्ट था वो अच्छा है, तो हमको अच्छे टेक्नीशियनों ने सपोर्ट करा, जो टॉप टेक्नीशियन थे। मैंने इस फिल्म का रसल पुकट्टी सर है जिन्होंने साउंड करा, रसल पुकट्टी जिन्होंने बाहुबली का साउंड, ना बाहुबली नहीं, उनका क्या स्लम डॉग में बहुत फिल्मों का करा है, मतलब वो वन ऑफ द रेनाउंड साउंड डिजाइनर है। उसके अलावा संयुक्ता काजा जिन्होंने तुम बाढ़ पाताल लोग जैसे फिल्म, उन्होंने सुपरवाइजिंग करा है इसमें और एडिट करा हुआ है। तो इसका जो कलर वलर हुआ वो ईरान से हुआ, ईरान से। तो असल में क्या है ना कि मुझे लगता है कि अगर आपके पास आप अच्छा काम करते हो तो टेक्निकल लोग आ जाते हैं। हमको फाइनली कल की डेट में अगर यहाँ की इंडस्ट्री को भी ग्रो करना पड़ेगा तो हमको काम मुंबई से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ टेक्निकल, यहाँ हमारे यहाँ के सबसे बेस्ट टेक्नीशियन वहीं पे हैं। आप उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड में अब इस तरह की टेक्निकल चीजें मिल पाएंगे। आप बोलेंगे फिल्म एडिट करना है तो मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का एडिटर मिलेगा। आप बोलेंगे साउंड करना है, हम म्यूजिक वीडियो वाली बात अलग है, वो अलग एक अलग तरह का उस पे हम आएंगे अभी। उत्तराखंड और उत्तराखंड के जो म्यूजिक वीडियो वगैरह बन रहे हैं उस पे हम बात करेंगे अभी। तो अभी जो फिल्म है तो वो किस तरह की फिल्म है? जो पातालती फिल्म थी उसके बारे में बताइए, वो किस तरह की है और क्या कहती है? वो एक निर्देशक के बतौर और उसके एक मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में आप उसको किस तरह से देखते हैं और वो कहानी क्या है? मुझे ऐसा लगा कि जब मैं उत्तराखंड 2014 में आपसे मिला था, मैं सबसे पहले वहीं गया था, रुद्रनाथ की तरफ आपने मेरे को भेजा था, वो गोंडार गांव में। तो गोंडार गांव में जर्नी मधमेश्वर की तरफ हुई, फिर मैं यहाँ उत्तरकाशी की तरफ आया, नेटवाड़ भेजा था। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उत्तराखंड ही नहीं जानता हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं माँ बापों के साथ, देहरादून गया, तैयारी करी, फिर नौकरी करी, बस हो गया, फिर शादी हो जाती है, तब आदमी मकान खरीदता है। तो ठीक है, वो जर्नी भी एक अच्छी जर्नी है, आदमी कम से कम रिलैक्स है उसमें, और बिल्कुल क्या है, सेफ, एक सेफ जर्नी है वो। अब ऐसे बैठ सकते हैं आराम से, वो सेफ जर्नी है। अब जब यहाँ पे आया तो मैंने कहा यार जो हमने किताबों में पढ़ा वो तो है ही नहीं कहीं, मतलब हमारे स्टेट के बारे में भी हम जान नहीं पा रहे हैं सब चीज के बारे में। तब मुझे धीरे धीरे लोगों को मैंने सुनना शुरू करा। बेसिकली मुझे लगता है कि तब मेंटोरशिप वहां पे भी आ जाती है ना, जब आप लोगों को सुनते रहे, यार किसी भेड़ पालक ने आपको कहानी सुना दी, किसी ने कुछ कहानी सुना दी, और फिर साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। मतलब ये पढ़ना ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आकर के लगता है कि पढ़ना और भी जरूरी है। आप यहाँ मुंह उठा के नहीं आ सकते हैं, माने कि मुंह उठा के तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं वहां भी पढ़ना है, पर यहाँ और ज्यादा आपको यहाँ पे सब ईगो खत्म करके आना है। अगर आपको वाकई में आर्टिस्ट बनना है तो आपका सब ईगो खत्म होना चाहिए। वो कहानी का जन्म कैसे हुआ पातालती? वही तो मैं सुन रहा था, तो अचानक से मैं फीचर फिल्म बना रहा था एक, उसमें भी एक डेथ के ऊपर फिल्म थी कि कैसे बुजुर्गों की डेथ होती है, कोल्ड डेथ जो बनाई थी सबसे पहले, पातालती से पहले जो कोल्ड डेथ का जो
हाँ, उसकी भी जर्नी ये था कि वो भी नीति में सेट थी। अब नीति में सेट थी तो वो पहले तो मैंने कई साल तक लिखना शुरू करा। 2014 में मैं आया तो मैंने कहा लिखना शुरू करते हैं, तो 1.5 साल तक तो मैं लिख ही नहीं पाया, क्योंकि जब अनुभव ही नहीं है तो लिखेंगे क्या। तो मैंने फिर आसपास के लोग देखना शुरू करा, तो मैंने उनके बारे में लिखना शुरू करा। तो जब लिखना शुरू करा तो मैंने कहा यही लिख सकता हूँ मैं, जो आसपास देख रहा हूँ। अब मुझे देहरादून के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि देहरादून तो ना, मुझे दिल्ली के बारे में पता नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से पहाड़ों में पले बड़े हैं, वहीं हमारा स्कूलिंग हो रखा है, तो ज्यादा एक्सपीरियंस वहीं का था। तो वैसे ही धीरे धीरे जब मैंने आसपास लिखा तो एक फीचर फिल्म मैंने लिख डाली, 1-1.5 साल लग गया उसको लिखने में। और वो भी बिल्कुल ठंडी एकदम वैसी थी वो जर्नी पे, जैसे डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं। तो वो जैसे तैसे लिखी, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे को आइडिया आने लगे, अच्छा ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि उस फिल्म के दौरान जो एक्टर थे जिनको मैंने 6 महीने ट्रेन करा था, उनकी डेथ हो गई। एक ट्रेलर भी बनाया, उस ट्रेलर में भी जो आपके यहाँ ड्राइवर थे उन्हीं के साथ हम वहां गए, रात बिताई, वो शूट करा जिससे कि फंडिंग वंडिंग आ जाए कुछ। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर अचानक से कुछ महीने के बाद वो जो हमारे ताऊ जी नीचे गाँव के थे, वो अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो फिल्म क्या हो गई, माने कि वो बीमार थे, तो मैंने कहा शॉर्ट फिल्म बनाते, चलो फीचर फिल्म नहीं तो शॉर्ट, पर शॉर्ट बनाने वाले थे, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। तो ये शॉर्ट उस जल्दबाजी में अचानक से कोविड और इसकी वजह से बन पाया। तो पाताल सिटी से पहले का जो प्रोजेक्ट था वो वास्तव में उसकी कोल्ड डेथ हो गई। वो अभी भी डंप ही पड़ा हुआ है, मैंने कई जगह भेजा उसे। लेकिन वो बहुत शानदार था वो प्लॉट, मैंने देखा जिस तरह से जितना भी शूट किया गया था, वो जो उसका जो टीजर था बहुत ही जबरदस्त था। हाँ, उसमें भी जैसे माइग्रेशन, जैसे आप कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ जो माइग्रेशन का समस्या है, जैसे बहुत सारे लोग उसे भुना भी रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको सांस्कृतिक रूप से बोल रहे हैं कि ये हो रहा वो हो रहा है। उसमें यही था कि ये सब चीज के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर माइग्रेशन हो रखा है तो हम जिम्मेदार हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां कुछ और हैं, वो कभी उन्होंने प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाए। तो फिल्म पलायन के बारे में नहीं थी। वो फिल्म एक बंदे के बारे में थी कि जिसने एक पूरा उत्तराखंड का गांव बसाया होगा और आज वही उसमें माइग्रेट है। और वो पूरी उसकी जर्नी है, मतलब वो साइकोलॉजिकली कैसे उसका डेथ हो रही है, साइकोलॉजिकली कैसे जूझ रहा है, ज्योग्राफी में कैसे वो त्रासदी हो रही है उसकी। अब वो बस इंतजार कर रहा है, उसके साथ पूरा उसका युग भी ठहरा है। फिल्म में पूरा क्या होता है, मुझे लगता है जिस दौर में आप पैदा होते हो वो दौर आपके साथ ही चला जाता है। नया आएगा तो नया कुछ ना कुछ क्या करेगा, नया बंदा आएगा तो नई मकान बनाएगा, नया उसमें चेंज करेगा। पुराने में उसको रंग पसंद नहीं आएगा, उसका मैंने बहुत सारे पता नहीं कहाँ से क्या लेके आता नया, ये वक्त के साथ में चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन हमें लगता है यहाँ पे लोग उस सांस्कृतिक रूप से उन चीजों में क्या हो रहा है, फंसे हुए हैं। और सिनेमा तो कभी ये चीज करता नहीं, सिनेमा एक रिकॉर्ड करता है टाइम और स्पेस को। अगर मैं 70s की फिल्म बना रहा हूँ, 70 में किसी कैरेक्टर को बना रहा हूँ, तो उसमें सब चीज आ जाएगा आपका, आपकी ज्योग्राफी भी आ जाएगा, आपका कैरेक्टर भी आ जाएगा, कहानी भी आ जाएगा, वो दौर भी आ जाएगा। उसको बचाने की जरूरत क्या है, चीजें बचती थोड़ा है, चीजें तो बदलती रहती हैं। तो जो ये बचाने वाला साइंस का नियम है, ये तो बचाने वाला जो सिलसिला है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए वो इजी है, इसलिए वो शायद मुझे लगता है कि पकड़ के बैठे हैं उसको। ये नॉस्टैल्जिक भी है, तो नॉस्टैल्जिक वे में बताइए उसको, अगर आप नॉस्टैल्जिया है किसी बारे में तो ये कहानी भी वहीं से आएगी। एक बूढ़ा था, अचानक से उन्होंने बोला कि एक बुढ़ा है गांव में, वो पानी नहीं पी रहा है कई 1 महीनों तक, उसको पानी चाहिए, मतलब वहाँ का खास पानी। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो बूढ़े कोटद्वार जाते थे, हमने ये सुना है कि ढाकर जाते थे, भेली लेके आते थे, ढाकर जाते थे, रामनगर जाते थे, कोटद्वार जाते थे, कई दिनों की जर्नी होती थी। दादाजी बता, फिर वो भेली, मुझे लगता है ढाकर के बारे में बात होनी चाहिए, जो नई पीढ़ी के दर्शक हैं या नई पीढ़ी के बच्चे हैं, तो उनको बता दें कि ढाकर का मतलब होता था कि सर्दियों के टाइम पर हमारे लोग जो है नीचे कोटद्वार या रामनगर या ऋषिकेश जो है अपने भेड़ बकरी जानवरों के साथ में आते थे, और यहाँ से गुड़ वगैरह जो भी बाजार का सामान था उसको लेकर के जाते थे ऊपर के लिए। तो क्योंकि सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, हमारे यहाँ बाजार नहीं था, और खासकर क्योंकि नमक नहीं था, पहाड़ों में नमक नहीं था, तो इसलिए नमक जो है मैदान से आता था, और गन्ना नहीं होता था तो मीठे के लिए जो है गुड़ के लिए नीचे की तरफ आना होता था। बाकी तो ज्यादातर उत्पादन जो है हमारे खेतों में हो जाता था। तो इस 2 चीजों के लिए ज्यादातर जो है मैदानी क्षेत्र पर निर्भर रहता था, तो उसके लिए ढाकर आना होता था। तो वो जो आना और सामान लेकर के जाना वो ढाकर कहलाया जाता है। बड़ी फनी सी क्या बोलते हैं, बड़ी हंसी हाँ सोडदा था, सोडदा वाली बात है ना, मैंने बात नहीं ते मावी भेली वंचा वाला कोलड़ाम तो तेव्हा तुम्ही भेली वंशे या खोटी भेली वंशे और असली भेली वंशे
खोटी मतलब जे हमारा गार गोर हाँ। खासकर सो प्रयोग भन्छ कहता है सो जानवर होते से बेली नहीं हो जान्छ और यो आदि होते भन्छ और यो लोग होते लियन खैर ये तो एक अलग विषय है। अब बात करते हैं पातालती का। ये तो पातालती का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ? वो उसमें चैलेंज ये भी था कि शुरू में क्या होता है कि आप फिल्म बनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता कि किस फेस्टिवल में भेजना क्या बना। आपका पहले चैलेंज ये रहता है प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि सिनेमा भी एक प्रोडक्ट ही है। तो हम प्रोडक्ट ही भेजते हैं फाइनल, माने कि हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एक प्रोडक्ट ही तो तैयार कर रहे हैं। 20 साल के बाद क्या जर्नी होगी इसकी, और अगर हम उसको पढ़ाएंगे नहीं तो वैसे ही होता है। उस जनरेशन माने एक जनरेशन क्या होती है बर्बाद। अगर आप एजुकेशन ढंग से डेवलप नहीं करेंगे तो बर्बाद जनरेशन पैदा होती है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि पातालती का जो था, मतलब मेरे को एक प्रोडक्ट की तरह देखा मैंने उसको कि यार ये सही बनना चाहिए, इसलिए मैंने उसको मिनिमल कर दिया था कि भाई डायलॉग कम हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होता है। चैलेंज अलग था बनने से पहले, या माने साइलेंस ज्यादा होगा उसमें, तो साइलेंस वाली मैं स्टोरी ढूंढ रहा था। और मुझे जब ये कहानी मिली तो मैंने कहा इसमें जर्नी होगी पूरी की पूरी, और थोड़ा उस जर्नी के थ्रू ही हम दिखाएंगे कि एक बंदा अगर पूरी ज्योग्राफी में ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप भी ट्रैक करते हो तो आप किससे बात करोगे? नहीं करोगे ना ट्रैक। और आप जब इंडिविजुअल घास लेने के लिए जा रहे हो या इंडिविजुअल कहीं जा रहे हो, जैसे जाते हैं बहुत सारे लोगों की जर्नी होती है, तो आप किससे बात करोगे? आप उसी ऑब्जेक्ट की तरह, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खो सकता है। तो हमने बहुत छोटे छोटे एलिमेंट उसमें इस्तेमाल करे। वो खाना ले जाएगा, क्योंकि एक 8 साल का या 14 साल का बच्चा क्या माने उसका सेंस होगा जंगल में। हमारे यहाँ पितृ सत्ता है, या तो वैसे भी जाने नहीं देते हैं ना, काफल लेने जाते हैं। अब एक बच्चा चोरी छिपे जंगलों में जाता है, अगर वो इतनी दूर पानी लेने जा रहा है तो अपने लिए खाना लेके जाएगा। उसको बहुत पता तो है नहीं जंगल के बारे में, अवेयर तो है नहीं, चप्पलों में ही चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करेगा, वो ट्रैकर की तरह प्रिपरेशन नहीं करेगा कि पूरा बैग ट्रैक कर रखा है, पूरा वो दे रखा है। तो उस जर्नी में चीजें खो रहा है, संभल रहा है। तो उन्हीं छोटे एलिमेंट का हमने इस्तेमाल करा कि कैसे वो पानी का अचीवमेंट है। दूसरा मुझे ये लगा कि इस फिल्म से जब वो बूढ़े का मैंने जाना तो मुझे लगता है पानी कितना इंपॉर्टेंट है आदमी के लिए, कितना अनकॉन्शियस वे आपको हिट करता है पानी। आपके दिमाग में टेस्ट कैसा, तब लोगों के बारे में मैंने जानना शुरू करा। तो किसी ने बोला कि मेरे दादा ने दिल्ली में गाँव के पंदेरा का पानी मंगाया कि मैं देते पानी लेते जाओ, तो लो लीजिए चिंते पानी देखे लोग उनसे पीन तो सुए बुढ़े समझी सका जे ना जेन सु टेस्ट करो जे धारो पानी। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये फिल्म बननी चाहिए बहुत, क्योंकि सिनेमा बहुत ही बारीक चीज को पकड़ता है। अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि इसमें मैं कहता हूँ जैसे सिनेमा लोगों को होता है ना मैसेज होना चाहिए, मैसेज वैसेज नहीं होता। मैसेज देने की बहुत सारी चीजें हैं ना, सिनेमा तो एक्सप्रेशन है, वो तो बहुत बारीक मन के भाव को बताती है, वो बहुत बारीक चीज से। इस पूरे फिल्म को बनाने में क्या क्या मुश्किलें आई थी? मुश्किलें ये था, क्रू हमारे पास था नहीं, और क्रू का जैसे अरेंजमेंट भी आपने काफी करा हमारे लिए। या जैसे लोकेशन की भी जर्नी थी, जैसे वहाँ पे जाना था रुद्रनाथ में, तो वहाँ पे जो हरीश भट्ट जी हैं उनसे भी आपने बात करवाई, उनसे भी बात हुई। फिर गोपेश्वर में जो वशिष्ठ जी हैं उनका भी बहुत सहयोग रहा, जो अक्षत नाट्य संस्था है उनसे भी आपने ही बात करवाई कि चले जाना। और क्योंकि आप लोग पहले जानते थे उनको, मैं तो जानता भी नहीं था, तो धीरे धीरे वो भी काफी फ्रेंडली थे। और धीरे धीरे उसमें फिर सब लोग जुड़े, जैसे रजत है, दिव्यांशु है, या उनका लड़का जो वशिष्ठ जी का लड़का वो भी जुड़ा, आयुष भी जुड़ा। तो सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, किसी ने गाड़ी भी चलाई, जो होता है मतलब हमारे एक टीम के रूप में होता है ना, हर चीज चाहिए। मतलब मैंने बोला ना आपका ईगो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। मैं डायरेक्टर हूँ तो झाड़ू भी मारना पड़ेगा, आपको सब चीज करना पड़ेगा। तो ये एजुकेशन में मुझे लग रहा है यही कमी है आज के डेट में। मैं दोबारा फिर एजुकेशन पे आता। एजुकेशन हमारे ईगो क्रिएट करती है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इस पद पे चला गया हूँ, तो मैं कैसे झुक सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है जब आप आर्ट में आते हैं तो आपका सबका चीज धरा का धरा, पैसा भी वर्क नहीं करता वहाँ पे। गोमा भी जानते, मतलब गोमा अगर तुम बिल्कुल इमेजिन है अरे मैं तो डायरेक्टर से मतलब कि, तो गांव वाले बोलेंगे भाई होगा तो कहीं और का होगा। मतलब गांव कैसा होता है वो उससे पता चला हमें कि गांव में कैसे जाना है, कैसे लोग सहयोग करते। तो जब आपका ईगो खत्म हो जाता है तब आप ह्यूमन को समझना भी शुरू कर देते हो। यही सिनेमा की जर्नी है मुझे लगता है। जब आपका ईगो बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब लोगों को आप सुनना शुरू करोगे, उनको समझना शुरू करोगे। तो एक चीज है, जैसे उसका मैं एक शॉट याद करूं, कौवे वाला शॉट, तो वो एक खास शॉट है जो रुद्रनाथ में फिल्माया गया। तो उसको कैसे किया आपने? उसका भी करने का वही है कि हमारे पास वीएफएक्स के लिए तो पैसा था नहीं। मतलब आप समझिए कि मतलब कंडीशन से ही चीजें बनती हैं, मतलब आपकी परिस्थितियां कैसी हैं उस चीज से तय। अब हमको ये था कि भाई कौवे तो हमको ओरिजिनल ही चाहिए।
वीएफएक्स में जाएंगे तो पता नहीं वो तो आपकी मर्जी से कैसे आए फिर वो कौवे? मर्जी से क्या था, मैंने जैसे बहुत सारी चीजें हमने तय करी थी कि भाई पीनट्स ले जाएंगे, या बातें आपसे भी बातें हुई, सबसे बातें हुई कि भाई क्या हुआ। जैसे भट्ट जी से भी बात हुई तो उन्होंने बोला था हरीश भट्ट जी ने कि अरे यार एक दिन मैं यहाँ पे वो प्रसाद दे रहा था, भट्ट जी ने बोला, और मेरी तो पता नहीं चांदी की थी शायद, उनकी कोई कुछ रहा होगा प्रसाद वरसाद चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो चांदी का ही उठा के ले गया कौवा। कौवा यहाँ पे प्रसाद खाने आते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत एक नॉलेज है ना कि भाई कौवा आ रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले खाना फेंकते हैं तालाब वाला पे। तो तालाब के चारों ओर हमारे क्रू मेंबरों ने खाना खाया नहीं गया उनसे, क्योंकि वहां पे खाना अच्छा मिलता नहीं था। खच्चर वाले ने भी बोला कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, तो हमको तो शूट करना था। अब शूट में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो बोले कोई बात नहीं भाई, अब फिल्म तो बनानी है ना, खाना तो 2 दिन नहीं खा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद 1.5-2 दिन बहुत सारे क्रू ने खाना, मैंने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सोए, लेकिन जिन्होंने खाना नहीं खाया तो मैंने बोला खाना लेके आओ, वहां पे भंडारा भी होता है, तो भंडारे का खाना भी फेंका, पीनट्स अलग से फेंके, फिर बैठे रहे। फिर वो कौवे धीरे धीरे करके आए, क्योंकि खाना चाहिए था, और वो डिवाइस वाइस भी ले गए थे हम कौवे के। तो फिर फाइनली मिल गया। मतलब आप बहुत मन से करोगे चीजें तो हो जाती है। एक मुश्किल से 2-3 सेकंड के शॉट के लिए आपको 2-3 दिन लगाने पड़े। तो ये भी अपने में बहुत पेशेंस का काम है। पेशेंस ही चाहिए आर्ट, क्योंकि मुझे लगता है पेशेंस के साथ ही आता है। मैंने कोई भी चीज आप किसी को समझते हो तो पेशेंस के साथ ही होती है वो सारी चीज। हम अपने बुजुर्गों की इस कंडीशन को भी बहुत तभी समझ सकते हैं उनको, कि जब हमारे अंदर उतना पेशेंस होगा कि अरे यार ये जूझ किस चीज से रहे, क्योंकि ह्यूमन कंडीशन ही दिखाते हैं ना हम सिनेमा में। अब खाली ज्ञान तो नहीं बांटते रहे, या तो वहां बुढ़िया रह रही, इतना माइग्रेशन हो गया, ये सिर्फ एक क्या है, डेटा है आपके पास, लेकिन आप कैसे जुड़ोगे इसके साथ, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन कंडीशन के साथ जुड़ोगे। और चलिए फिल्म बनी, सब कुछ हुआ, आपको अच्छा सहयोग भी मिला, और बॉलीवुड से भी आपको अच्छा सहयोग मिला, अच्छे अच्छे जो टेक्नीशियन से आपको सहयोग मिला, और अंततः फिल्म बनी। तो फिर इसकी जर्नी कैसे रही? एक जो दुनिया का जाना माना जो शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है बुसान का, कोरिया का, तो वहां तक कैसे पहुंचे आप? वो भी ऐसे था, हो नहीं रहा था, क्योंकि फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं दुनिया साउथ कोरिया में। हाँ, मतलब ये भी होता है ना कि लोग फेस्टिवल भी कहते हैं। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसकी भी एक नॉलेज होती है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पता है एनडीए की तैयारी करनी है, आगे तैयारी, वैसे ही फेस्टिवल है, फेस्टिवलों की भी नॉलेज होती है कि भाई कौन सा फेस्टिवल कैसा है। फिर ए ग्रेड फेस्टिवल है, एक्रेडिटेशन है उनका। फिर उसके बाद मैंने भारत में जैसे भारत सरकार का सबसे बड़ा फेस्टिवल इफी गोवा है, तो वो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि भारत सरकार उसको क्या करती है, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री और ये सब लोग उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। पर केरला का भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट में केरला भी आर्टिस्टिक उसमें बहुत है, फिर कोलकाता है। तो हमको तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि फेस्टिवल कौन सा है, मार्केट क्यों है। वो फेस्टिवल बनाए इसीलिए है कि बहुत सारे स्टेट से इस तरह के फिल्म मेकर फिल्म बनाए और वहां अपना रिप्रेजेंटेशन करें। फेस्टिवल तो बहुत सारे हो रहे हैं, तो फेस्टिवल ये नहीं है कि इसमें भी हो जाए तो उसमें भी होता। हमारा भी यही था कि यार ए ग्रेड के जो फेस्टिवल है दुनिया भर में तमाम तरह की वहां भेजेंगे, लेकिन तो दुनिया का शॉर्ट फिल्म के लिए जाना माना जो है उसको मक्का भी कहते हैं शॉर्ट फिल्म के लिए। हाँ, मतलब इसलिए भी है क्योंकि बुसान माने कि शॉर्ट फिल्मों में जैसे ओवरहाउजन एक फेस्टिवल है, वो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। वो उसमें मुझे लगता है कि तमाम दुनिया के बड़े डायरेक्टरों ने जो अपनी शॉर्ट फिल्में वहां भेजी हुई हैं। वैसे ही मुझे लगता है एशिया में जो कोरिया का बुसान इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और उसमें लगभग 2,500 फिल्में आ रखी थी 111 कंट्री से, और उसमें से उन्होंने 40 फिल्में सेलेक्ट करी हुई। तो होता क्या है कि हर बंदा तो पहले वो फेस्टिवल चाहता है कि जो अच्छे हों, जिसमें एक्रेडिटेशन जिनका अच्छा, क्योंकि उसको बाफ्टा क्वालिफाइंग फेस्टिवल है वो, उसके बाद उसमें क्या है वो गोया क्वालिफाइंग फेस्टिवल है, ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल है। तो उसमें ये होता है कि अगर वो फिल्म जीतती तो आप इन फेस्टिवलों में भी क्या कर सकते थे, अपनी फिल्मों को भेज सकते थे। उसके बाद वो नॉमिनेशन होता नहीं होता, बात की बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक हमारे उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म मेकर चाहिए, हमको एक प्रॉपर ऐसे लोग चाहिए जिनको फिल्म प्रोग्रामिंग के बारे में पता हो, जिनको फिल्म फेस्टिवलों की जानकारी हो, फिल्म मार्केट की जानकारी हो, कुछ फिल्म मार्केट जनरेट करें। प्रोड्यूसर को ऐसा मत समझिए कि वो सिर्फ पैसा लगाता है। प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बड़ा होता है। माने कि हमेशा यहाँ पे वही था। जैसे अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे प्रोड्यूसर डेवलप हो। मेरी फिल्म में भी जैसे अभी 1-2 लोग हैं, तो मैं उनको एज ए प्रोड्यूसर डेवलप कर रहा हूँ। जैसे आपने जो काम किया है तो ईपी या एसोसिएट प्रोड्यूसर का काम है, तो आप तो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो नई जनरेशन है वो ये समझे कि यार ये कहानी मेरे पास आ रखी है, ये बनानी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पैसा कहाँ से लाऊं मैं। पूरा मुझे लगता है कि एजुकेशन है वो एक तरह का ना, कि सिनेमा सिर्फ एक वो नहीं है, कल
कल्चर आइडेंटिटी नहीं है, जिसको मैं तो नहीं मानता उस चीज को कि कल्चर उसमें आ ही जाएगा। मैं जहाँ 22 साल पैदा हुआ, मैं वहीं की तो कहानियां सुनाऊंगा यार, मतलब वहीं के लोगों के बारे में तो जाना जाना ह्यूमन बिहेवियर मुझे देहरादून का ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा ना पता होगा कि देहरादून में मोहल्ले में जिस मोहल्ले में ही नहीं रहा, ठीक है, मैंने लिटरेचर पढ़ा होगा लैटिन अमेरिका का, मैंने लिटरेचर पढ़ा होगा रशिया का, मैंने लिटरेचर पढ़ा होगा यूपी का, लेकिन मेरे यहाँ का जो ह्यूमन लोगों की कहानियां है वो हमारे यहाँ की ना, उनको मैं बचपन से देख रहा हूँ, तो उनके बारे में मैं बेटर लिख सकता हूँ, बेटर वो कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस चीज को निकालते हैं उससे कोई कहानी, तो वो अपने आप चीज टाइम रिकॉर्ड हो जाता है उसमें। तो उसमें उस टाइम का दौर का खाना होगा, खाने की जरूरत होगी, खाना दिखेगा, घर दिखना होगा तो घर भी दिखेगा, पर ह्यूमन कंडीशन दिखेगी उसमें सबसे, और जिससे हम क्या होते हैं आसानी से रिलेट, ढाकर बोलते हैं सब रिलेट हो जाते हैं हमारे। पर किसी ने उसको ढंग से डॉक्यूमेंट करा, डॉक्यूमेंट एक तो डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके अलावा होता है उसमें एक पूरी जर्नी दिखाते हो आप, पूरी कहानी दिखाते हो, उस दौर का पूरी कहानियां, पूरी ह्यूमन परिस्थितियां दिखाते हो, तो आप उससे क्या करते हो, अपने आप वो चीजें हो जाती है। तो हमारे यहाँ भी क्या है कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं, पैसा बहुत है लोगों के पास, पहाड़ियों के पास आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन भी है, लेकिन मुझे लगता है कल्चर शिफ्ट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि अरे संस्कृति बचानी है वाला जो पोर्शन है, उसमें उनको लगता है कि अगर हम डांस कर देंगे ये, मैंने ठीक है वो पार्ट ऑफ, उसमें मैं अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ उस चीज का, पर उसमें ये भी होता है कि अगर आपको अपनी संस्कृति से इतना ही प्रेम है तो फिर 50s के दौर को क्यों नहीं आप कहानी उठा करके उसको कलेक्ट कर दे रहे हैं, हम उसको क्यों ना रिप्रेजेंट करें कहीं, हम अपनी 50 के दशक की फिल्म दिखाएं पहाड़ की और उसको दुनिया में तमाम तरह से ले जाएं, और पैसा भी कमाएं, नाम भी कमाए, पैसा भी कमाए, एक जनरेशन को क्या मिलेगी, जॉब भी तो मिलेगी उससे। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। ये तो चलिए, अब आप अगर उसके कल्चर और उस पे अगर आ ही गए हैं, और इसकी भी बात हो गई है कि आपको नेशनल अवार्ड मिला, एक रिकॉग्निशन मिली, उससे पहले जो है इंटरनेशनल अवार्ड मिले, और बहुत सारे मेरे ख्याल से 6-7 के आसपास। हाँ, मॉस्को भी गया, जैसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, वो रशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो अब जैसे इफी गोवा, वैसे इफी गोवा तो खैर हमारे हिंदुस्तान का जो है नेशनल अवार्ड, तो नेशनल अवार्ड उसके बाद हो गया, इफी गोवा तो इंटरनेशनली हो गया भाई, वहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल, उसके बाद नेशनल अवार्ड होता है। तो नेशनल अवार्ड में ये होता है कि भाई अपने देश की जो सारी फिल्में होती हैं, नॉन फिक्शन, फिक्शन, उस कैटेगरी में आप भेजो। मेरा तो मन भी नहीं था, पर वो मुकुंद ने बोला कि भेजना है, तो मुकुंद ने डॉक्यूमेंट तैयार करे और भेज दिया, सेंसर वेंसर कर दिया और भेज दिया। और हम सबके लिए गर्व की बात है कि जो है कि एक हमारे छोटे से एरिया से नई पीढ़ी के बच्चे जो है नेशनल अवार्ड तक पहुंचे, इंटरनेशनल अवार्ड तक पहुंचे, और वो लेके आए। ये तो चलो एक फिल्म की बात हो गई। अब हम अगर उत्तराखंड के संदर्भ में देखें, आज के दौर में, आज के टाइम में उत्तराखंड के जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप उसको कहाँ देखते हैं? हाँ, मतलब क्योंकि अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखें तो हमारी जो पहली फिल्म जगवाल थी, गढ़वाली की, कुमाऊं में, उसके बाद मेघा उसके बाद बनी, तो इन फिल्मों को बनाने वाले लोगों ने बहुत संघर्ष किया और बहुत सेक्रीफाइस किया, हर लेवल पे, आर्थिक रूप से किया, सामाजिक रूप से किया, व्यक्तिगत रूप से किया, बहुत संघर्ष के बाद इन्होंने 2 फिल्में जो उस टाइम पर बनाई, जबकि टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। तो हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, वो हमारे जो है नींव के पत्थर हैं वो लोग, और उनकी जर्नी के बाद ही आगे की जर्नी तय होती है, क्योंकि शुरुआत में मकान की बुनियाद, एक किसी भी चीज की बुनियाद को रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बाद में दिखाई भी नहीं देता है। तो उन लोगों को भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो उसके बाद से आज तक लगभग मुझे लगता है कम से कम ये 40 साल के आसपास की जो जर्नी हो गई है फिल्म इंडस्ट्री के, आज के दौर में उत्तराखंड बनने के बाद आप उसको कहाँ देखते हैं और क्या देखते हैं उसमें? मुझे लगता है उससे बुरी स्थिति है आज तो, मतलब बहुत सारी पॉलिसी भी आ गई गवर्नमेंट की, और वो बुरी स्थिति पॉलिसी के लिहाज से या क्वालिटी के लिहाज से बुरी स्थिति है, या डिजिटल कैमरे आ चुके हैं, तो डिजिटल कैमरे में क्या होता है कि क्वालिटी जो आ रही है, या तकनीक के लिहाज से, तकनीक तो आ चुकी है, लेकिन तकनीक, मुझे लगता है तकनीक से ज्यादा टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट होता है कि बिहाइंड द कैमरा कौन काम कर रहा है। आप अगर घर जाओ, मैं तो मेघा भी नहीं देखी है मैंने, और वो भी नहीं देखी है, कौन सी जगवाल भी नहीं देखी है, शायद अवेलेबल नहीं है वो यूट्यूब पे, पर हमने घर जमे देखी है, और पता नहीं VCR में देखी होंगी एक दौर में, जब गाँव में बहुत पॉपुलर हुई थी।
तो उसके प्रिंट भी अच्छे नहीं। मुझे लगता है कि इन फिल्मों को रीस्टोर भी होना चाहिए। मैं अभी सूचना में जाके सूचना में बोला कि मैंने कहा सर उस दौर में जो फिल्में बनी हुई हैं और वो रोल पे माने कि रील पे पूरा शूट हो रखा है उनका, और वहाँ के बॉम्बे के टेक्नीशियनों ने बनाया है, और आज के दौर के तमाम जो फिल्में यहाँ पे बन रही है उससे बेटर उनका क्या है, रशेज हैं या क्वालिटी है जो भी कहिए, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट का जो है संपादन है सब, क्योंकि मुंबई में होता था, क्योंकि बहुत कम लोग काम करते थे उस समय पे, रोल पे काम करना ही बहुत डिफिकल्ट काम है, उसका रिस्टोर होना चाहिए। पैसा भी कम था लोगों के पास पैसा में, भी कम था, लेकिन लोगों के पास में जो जज्बा था और जो जो उनका डेडिकेशन था वो जबरदस्त था। जज्बा ही होना चाहिए। अगर हम उन फिल्मों के इतिहास में अगर जाएं तो उन लोगों ने जितना त्याग किया है वो आज के दौर में सोचा भी नहीं जा सकता है कि हाँ, मतलब आज लोग बोल रहे हैं यहाँ फैसिलिटी नहीं, वहाँ फैसिलिटी नहीं, उस दौर में उन्होंने जो इतने बड़े बड़े कैमरे होते थे या फाइनेंशियली जो स्थितियां कैसे फेस की होंगी, जो कार्टेज है, जो पूरा रोल का डब्बा है वो डालना, फिर उसको टाइम पे ले जाना, फिर उसको लैब ले जाना, फिर उसको धुलना, फिर कभी कभी वॉश भी हो जाता है, वो ज्यादा बेहतर जानते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि उस दौर में उन लोगों ने वो भी किया, और आज के लोगों को देखना चाहिए कि यार तुम्हारे एक बड़ी लकीर खींची है उस दौर में, एक बड़ी लकीर खींची, वो धीरे 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 और गड्ढे में गया, गड्ढे में गया, गड्ढे में नीचे चला गया, और सब्सिडी आने के बाद क्या हुआ, वो और चले गया, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। मैंने सेम बात वही करा, मैंने ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए किसी को कि मैं तो किसी को जज नहीं कर सकता हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा ये भी होता है कि मैं इसकी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो कहानियां हैं, जो कैरेक्टर हैं, जो आप कहानियां लिख रहे हो, कहाँ से मैंने कितना बारीकी से उसको लिख पा रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग का यहाँ पे माने कि आप कितने स्क्रिप्ट राइटर हैं हमारे पास यहाँ पे जो लिख सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं तो फिल्मों के बजाय जो म्यूजिक वीडियो हैं वो बेटर, वो लोग ज्यादा बना रहे हैं, और कमर्शियली वही ज्यादा वाइबल भी हैं, लोगों का दर्शक भी उसी के ज्यादा है। कमर्शियली वाइबल इसलिए भी होगा ना, मुझे लगता है उसमें पैसा भी आ जाता है उसमें। हाँ, और हम उसको ये मान के चल रहे हैं कि वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या ये बात सही है? कल्चर को रिप्रेजेंट तो क्या ही कर, मेरे नेगी जी के अलावा मैंने कहा अगर बहुत सारे लोग हैं कुछ अलग अलग तरह के फॉर्म में जिन्होंने गाना गाया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर जब हम नेगी जी के गाने देखते हैं तो हम बहुत सारी तमाम तरह की चीजें देख पाते हैं, उनके गानों के थ्रू हम अपने लोगों को जान पाते हैं, कल्चर तो नहीं बोले, समाज को जान पाते हैं, उसमें वो विडम्बना है, परिस्थितियां, लेकिन वो पूरा स्ट्रगल है, लेकिन सिनेमा उससे और बारीक ले जाता है। आप सैड हैं तो सैड ही हैं, लेकिन फिल्म में तो फिर और चीज है ना, उसके स्ट्रगल भी है, इसलिए सिनेमा उसको और बारीकी से, बेहतर तरीके से उस चीज को रिकॉर्ड करके इमोशनली आपको क्या करता है, आप उससे क्या हो जाते हो, ज्यादा नजदीक जा पाते हो, कनेक्ट हो पाते हो। अब म्यूजिक वीडियो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो भी है ना कि ज्यादातर लोग जो म्यूजिक वीडियो बन रहे हैं उसका मार्केट ज्यादा है, क्योंकि देहरादून में ग्रुप होगा, ओटीटी का ग्रुप जल्दी भी बन जाता है, कम बजट में बन जाता है, लोगों तक जल्दी पहुंच जाता है, लोग मनोरंजन के रूप में ज्यादा देखते हैं। 40-50 है, कहीं पे भी सुन सकते हो, टाइम भी आपका खराब नहीं हो रहा, बस में बैठ के देख लिया, कहीं पे बैठ लिया। फिल्म के लिए तो भैया बिल्कुल प्रॉपर आपको अपना सब चीज छोड़ छाड़ के फिल्म देखना पड़ेगा, और फिल्म इस दौर में यही चैलेंज है हमारे लिए। उस दौर में तो सिनेमा बहुत कम बनता था, तो लोग दूर से भी चले जाते, लेकिन तब भी क्वालिटी था उसमें, लोग तब भी देख। आज की डेट में कचरा बहुत ज्यादा बन रहा है, माने कि डिजिटल कचरा जिसे बोलता हूँ ना मैं, डिजिटल कचरा इतना ज्यादा है कि आपको पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उस कचरे को कैसे फिल्टर करा जाए। हर आदमी सवेर में जाना हो, सो फोटो खींचना हो और गूगल पर अपलोड करना हो, तो सु कचरा भी कहीं जाना हो। अभी तो हम पॉलिथीन का कचरा देख रहे हैं, आने वाला समय मुझे लगता है इस डिजिटल कचरे से जूझेगा। जो पूरा डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर बोल रहे हैं कि भाई शिफ्ट हो रहा है। जैसे मैंने पूछा था, जैसे तो हमारा डेटा सेंटर सिंगापुर में, तो उस डेटा सेंटर को बनने में कितना पैसा लगता है, कितना उसमें पानी खर्च होता है, और हम जब तक इस चीज को अवेयर नहीं करवाएंगे, नहीं तो सब बंद रूम जब मोबाइल मिला, मैं तो फोटो भी नहीं खींचता हूँ, हाँ, मतलब वही वाली बात है। तो आपको जब तक ये नहीं बताओगे तो वो डेटा स्टोर करेंगे, क्योंकि वो वही होता है ना, जब टेक्नोलॉजी आती है तो जो पूंजीपति होते हैं पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका तो वो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कचरा भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके थ्रू। तो आप क्या देखते हैं आने वाले 10 साल में, 5 साल में उत्तराखंड का जो फिल्म इंडस्ट्री है, आप उसको कहाँ देखते हैं? मैं देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे से
अभी जैसे फीचर फिल्में बनी है उत्तराखंड में बहुत सारी, कुमाऊं में तो ज्यादा बनी है, डियर लतिका है, बहादुर है, अभी इन्होंने फिल्म बनाई है जो इंटरनेशनली काफी ग्रो कर रखी है। तो ये सारे यंग जनरेशन के लोग हैं जिनको पता है कि हमें फिल्म बनानी है, उसको कहाँ देखना है, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट बिकेगा कहाँ। लेकिन आपने फिल्म बनाई, आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे उत्तराखंड की जनता को फिल्म बना दिखानी है, तो हॉल है ही नहीं, कहाँ दिखाओगे आप उनको? आपके पास ओटीटी नहीं है, आप कहाँ दिखाओगे उसको? फिर बोली भाषा का चक्कर है। ओटीटी के दौर में तो और भी बड़ी चुनौती है। मैंने बहुत, हर कोई फिल्म बना दे रहा है सस्ते बजट में, डिजिटल की वजह से आप कम बजट में फिल्म बना दे रहे हैं, लेकिन दिखेगी कहाँ वो? आप लास्ट में फिर यूट्यूब पे डालोगे इतना पैसा खर्च करने के बाद, तो यूट्यूब पे तो बेटर ज्यादा वो है ना, फिर आप गाना जो सस्ते बजट में भी बन रहा है, जिसको सुन भी सकता है आदमी, किचन में काम करो भाई गाना भी सुन लो, तुम पॉपुलर भी गुआना चाहिए, फलाना भेजी तो बेटन भाई हमारे को भेजी चीज तो गाना। फिल्म में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, फिल्म को तो आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो फिल्म के लिए मुझे लगता है तो ओटीटी हो जिसमें आप पे कर पाए आप, या हॉल हो, हॉल में भी वही हाल है कि आप दर्शक आने को तैयार नहीं है, क्योंकि आज की डेट में रीजनल सिनेमा आप बना रहे हो, तो रीजनल सिनेमा में भाई जब मेरे सामने हॉलीवुड पड़ा हुआ है मेरे टिप्स पे, बहुत सारे आर्ट हाउस सिनेमा दुनिया में इतनी फिल्में बन रही हैं, कोरियन सिनेमा मेरे टिप पे है, हॉलीवुड यहाँ पे है, यूरोपियन सिनेमा है, सारा सिनेमा है, पूरे देश के तमाम सिनेमा वन क्लिक में मेरे पास है, तो मैं क्यों देखूंगा यार? आप क्या उसमें दे रहे हो नया मुझे? तो मैंने भी कभी नहीं देखा, मैंने गढ़ वाली फिल्म में कभी नहीं देखा। मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मेरी फिल्म बनाने की जर्नी गढ़ वाली फिल्म से नहीं हुई। मैंने ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार वो चीज खराब है, बुरी है, पर मेरी जर्नी वहां से नहीं। मेरी जर्नी तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कॉलेज में था और हम प्रशांत जो कांडपाल जी हैं वो हाँ आपके भी हाँ आप एक ही वजह से, जैसे मैंने कहा ना कि मेंटोर में, तो उन्होंने बोला कि यार तू, सबसे पहले बुक उन्होंने दी मेरे को असल में, वो मुझे वर्ल्ड बुक डिपो में ले गए, मेरा सिनेमा में इंटरेस्ट था, उन्होंने मुझे एक बुक पकड़ाई जिसमें मैंने 12 डायरेक्टरों के बारे में पढ़ा। उसमें लुइस बुनवेल थे, कुरसावा थे, उसमें अल्फ्रेड हिचकॉक थे, उसमें तारकोस्की थे ना, ये तो नए डायरेक्टर हैं, उस समय बहुत पुराने डायरेक्टर जो थे। मैंने जापान के, ईरान तो नहीं था, ईरानी सिनेमा तो बहुत बात की बात है, उससे पहले जापान का सिनेमा हुआ, यूरोप का सिनेमा है, और उसमें जैसे फ्रांसवा तुर्फो है, जान गोडार्ड है, बहुत सारे फिल्म मेकर है, उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे देखना शुरू कर। तो पहली बुक उन्होंने दिया था, वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, तो मेरी जर्नी तो वहां से हुई। मेरी जर्नी तो ऐसे नहीं हुआ कि यार मैं तो अरे यार गाना में चल जाना तोजे थे काम कर दवा देखो गणेश। तब मुझे पता चला कि FTI भी एक संस्था है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, और मुझे आज भी ये लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चे वहां जाने चाहिए। जितने बच्चे हमारे गांव से इन इंस्टीट्यूटों से पढ़ के आएंगे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे हुआ या SRFTI हुआ, या और भी साउथ में काफी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ बहुत टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, ग्राउंड एजुकेशन दी जाती है आपको, और जब वो बच्चे सीख के आएंगे तो वो कल की डेट में उसमें से 4 तो आकर के फिल्म बनाएंगे, क्योंकि फिल्म तो टेक्नीशियन ही बनाएगा ना। स्क्रिप्ट आप स्क्रिप्ट सीख के आओगे तो लिखोगे क्या? लिखोगे तो अपने ज्योग्राफी के बारे में ना, बॉम्बे के बारे में तो नहीं लिखोगे। हाँ, एक दौर होता है जब आप मुंबई में रहते हैं तो आपको सरवाइव करना होता है, तो फिर वहीं लिखना पड़ता है। पर आज के दौर में देखिए कल्चर शिफ्ट भी हो रहा है, लोग रीजनल सिनेमा की तरफ आ रहे हैं, लोग अपने रूट की तरफ आ रहे हैं, और रूट की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी एक चुनौती भी है और मौका भी है। और ये आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप इसको किस तरह से, चैलेंज है आपके लिए कि किस तरह से आप इसको जो है दर्शकों को सिनेमा तक लेके आ सकते हैं। अब इस संदर्भ में अभी आपने FTI की बात की, और उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जब पातालती फिल्म बनाई है और आप जैसे युवाओं ने एक नया दरवाजा खोला कि जब हम इंटरनेशनल अवार्ड ले सकते हैं और नेशनल अवार्ड तक हम पहुंच सकते हैं, एक 24 मिनट की फिल्म को लेकर के अपने एक ठेठ पहाड़ के मुद्दे के साथ में वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो लोगों को समझ में भी आया कि जब IIT है, IIM है, तो इसी तरह से FTI भी है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत मुश्किल है, वो ज्यादा मुश्किल है सेंस में, क्योंकि जर्नल सीट वहां पे सिर्फ 5 आपने कम से कम इस बहाने जो है लोगों के बीच में एक डिस्कोर्स में ये ले आए कि FTI जैसी भी इंस्टीट्यूट है जहां पर हम अपने बच्चों को जो है भेज सकते हैं और इसकी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, क्योंकि आपने जिस तरह से मेंटर किया बाकी बच्चों को, तो उसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं, मतलब हम आपके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस तरह से। अभी तक कितने बच्चे जो है आपकी टीम से जो है अभी तक FTI में जा चुके हैं और किन किन डिपार्टमेंट में वहाँ पे काम कर रहे हैं? 4 थे
मैंने पर्सनालिटी बनाने के बाद बहुत सारे लड़कों का हमने ग्रुप बनाया था हाँ। सिनेमा क्लब, और वो यहाँ पे वीडियो और बना रहे थे बेसिकली हाँ हर चीज के, हाँ, शादी जैसे यहाँ पे अभी कल्चर है शादी ही, वादी का वीडियो वीडियो बनाना, बनाना, म्यूजिक वीडियो बनाना या इस तरह का तो मैंने करना। कहा यार देखो तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हो, मेरे पास तो ये घर एक्सपोजर वालों ने पूरा पैसा खर्च किया, टाइम दिया, ठीक है, जब तुम्हें यही काम अब करना मास्टर है। होंगे लोड़ा चिन तुम, माने कि मास्टर थी मैं होने के बाद अगर मैं वो हो कि को लोड पर ज्यादा ध्यान देने चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना वाली बात। अब मैं तुम बीटेक, कोई बीटेक बोल था, कोई बीएससी बोल, कोई ये तो मैंने कि मास कॉम करना तो सबसे पता जा डेट में भाई तुम अगर सिनेमा में जा रहे हो तो तुम्हें ये चीज करना ही जरूरी है, मास कॉम करेगा कोई बीटेक करके। तो मैंने कहा यार तुम ये चीज करके करोगे, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये काम छोटा बड़े वाली बात नहीं, इंटरेस्ट वाली बात है। तो उन्होंने बोला हमें सिनेमा में जाना, तो मैंने कहा भाई ये बना के तो नहीं जा पाओगे, मतलब अगर आपको फिल्म बनानी है तो प्रॉपर आपको ग्राउंड एजुकेशन लेनी पड़ेगी, या तो आप मुंबई जाओ असिस करने के लिए, या तो आप अच्छी संस्थाओं में जाओ। मैंने पहले तो ये बोला कि यार पहले तो आप साहित्य लिटरेचर पढ़ना, अपने गांव के आसपास पढ़ना शुरू करो, घूमो फिरो, और इसमें क्या होगा तुम्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी जेब में पैसा आ जाएगा, जेब में पैसे आने के बाद यहाँ पे क्या होगा जैसे तुम्हें म्यूजिक वीडियो में काम मिलेगा। और म्यूजिक वीडियो में मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम, देखो तुम्हें अगर फिल्म बनानी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बेसिक टेक्निकल जो नॉलेज होती है वो एक बड़ी संस्था दे सकती है आपको। और मैं फ्यूचर में चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ FTI नहीं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, वहाँ भी जा सकते हैं अगर उनको गाइड किया। जितने हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे संस्थानों से पढ़ के आएंगे, दुनिया की जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ वाकई में कई 50 सालों से वो सिनेमा पढ़ा रहे हैं, अगर वहां से वो पढ़ के आएंगे तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो बच्चा, हमारे स्टेट को तो कंट्रीब्यूट करेगा। बिल्कुल, ठीक है, और कल जब ये आकर के कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वो दिशा और दशा तय करेगा, वो खुद तय करेगा ना कि मैं पढ़ के आ रखा हूँ तो मुझे करना क्या है, या तो वो मुंबई में काम करेगा। तो जैसे उसमें से एक प्रशांत उपाध्याय था, उसने अपनी मम्मी से बात करी, उसकी माँ भी टीचर थी, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, बोला तो मेरी मम्मी से बात कर। मैंने कहा अगर आप साउंड रिकॉर्डिंग में जा रहे हो मुंबई FTI से करके, तो मैंने कहा मैंने भी साउंड रिकॉर्ड करवाया, और बहुत ही मानी जो साउंड वाला बंदा था वो तो था ही नहीं किसी इंस्टीट्यूट से, और 2000 रुपए तो कहीं नहीं गए पर डे वाला हिसाब से जो भी है। तो मैंने कहा आपका बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के जाएगा, वो अच्छी तरह से सीखेगा इंस्टीट्यूट से, तो वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। वो साल भर में 180 दिन भी काम करेगा ना, सर्वाइव कर लेगा। तो आपकी टीम से इतने कम समय में 4 बच्चे FTI जैसे इंस्टीट्यूट में चले गए, जहाँ पर की जो है बहुत ही लिमिटेड सीट होती है। मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट में 5 सीट होंगी शायद। आज जनरल के लिए तो मुझे लगा 12 सीट है शायद, 2 फॉरनर रिजर्वेशन है, 5-6 उसमें शायद SC ST वाली सीटें हैं, कुछ कोटा वाली सीट है, और मुश्किल से 5 या 6 सीट है शायद अलग-अलग डिपार्टमेंट, वो उसके लिए जनरल के लिए। तो उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि एग्जाम टफ नहीं होता है, एग्जाम ऐसा नहीं है, पर उसकी तैयारी कैसे करनी है, मतलब उसका भी एक पैटर्न है। उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसी में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही। क्योंकि मैं फेलियर हूँ ना, मैं तो 50 बार, मैंने तो FTI दिया, मुझे तो बताया भी नहीं किसी ने, तो मैं FTI दिया, मैं एक बार फेल हुआ, 2 बार। आपका वो फेलियर नहीं है, आपका ये सक्सेस है कि आपके जो फेलियर ने 4 बच्चों को FTI तक पहुंचाया है। आपने जो जिस तरह से उनको मेंटर किया, तो वो जो है एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो मुझे ये भी लगता है कि ना कल के डेट में अगर मुझे बनाना होगा तो फिर मैं कहाँ से बुलाऊंगा, मैं टेक्नीशियन मुंबई से बुलाऊंगा, अगर अपनी टीम में रहेंगे, अपने आसपास रहेंगे। फिर दूसरा ये भी होता है कि सपोज यहाँ अगर कोई टेक्नीशियन है, दूसरी बात ये, क्योंकि मैं गांव से आया हुआ हूँ, अगर मैं अपने गांव को, विलेज को मजबूत नहीं करूंगा, वहाँ के बच्चों को बताऊंगा नहीं, एक गढ़ वाली टांग खींचना शुरू कर दियो कि ये लोड करके इधर ना जाओ, जो मेंटेलिटी है हमारी, क्या मैं कड़वी सच्चाई है, ठीक है। अगर हम कन्वर्ट करके इधर ना पड़े तो ये तो क्या बढ़ने, मतलब मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मैं भी तो खत्म हो जाऊंगा। हाँ, जब तक हम अपने समाज को, अपने आसपास के लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम भी नहीं बढ़ सकते। हाँ, मतलब यही होता ना, जैसे मैं घर में भी पढ़ रहा था कि जैसे सपोज मैंने ये आदमी नौकरी पर लगी फौज में, अब होता क्या है गाँव में, गाँव की साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, गाँव में एक बंदा नौकरी पे लगता है तो पूरा परिवार की दशा और दिशा बदल जाती है फौज में जाने के बाद, ठीक है। अब बगल वाला जो होता है, अगर वहां पे एक भी सरकारी नौकरी है तो पूरा उसका पूरा ठीक ठाक हो जाते हैं, छोटा भाई भी ठीक हो जाता है, थोड़ा माने इकोनॉमी ठीक ठाक हो जाती है, तो धीरे धीरे वो गांव समृद्ध होने लग जाता है, ठीक है। एक नौकरी कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं होता, बिना समाज के वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, समाज के साथ आगे बढ़ना ही होता है। अब जाने अनजाने, चाहे अनचाहे। बिल्कुल। लेकिन अब वो जॉब है, जॉब में एक बंदा आया, समृद्ध हुआ, और सब लोग जॉब है तो एक दूसरे से मांगने की जरूरत भी नहीं। आत्मसम्मान तभी जब मैं तुम्हें मांगूंगा नहीं, जब मैं तुम्हें मांगूंगा नहीं हूँ
तो मैं भी अपन नौकरी तो मन भी पड़ेगा, तो भेबंदी भी अच्छी रहेगी। तभी तो बोलते हैं कि भाई खर्चा अपना अपना दोस्ती पक्की वाले हिसाब है, जो हमने बचपन में सुना। क्योंकि जब मांगने की नौबत आ जाती है ना, वहां पे आदमी शर्मिंदा हो ही जाता है। तो आपकी समृद्धि तभी है जब ये भी प्रॉस्पेरस हो जाए, मैं भी हो जाऊं। अब जॉब में मैंने क्या देखा कि जॉब से तो सिर्फ आपका अपना भला होगा, लेकिन मुझे सिनेमा या कोई चीज रिवाइव होती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्या होता है ना, कि उसमें हम सारे लोग मिल करके उस चीज को क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो गया, आर्टिस्टिक रूप में भी बहुत वैलिड हो गया, जैसे जगवाल की बात अब मैं फिर दोबारा करता हूँ कि उन्होंने जो प्रोडक्ट देखा वो कमर्शियल देखा, उन्होंने जगवाल बनाई, उसमें थोड़ा सा पहाड़ का टच रहा होगा, या जो यहाँ की फिल्म बनी क्या है उसका नाम, मेगा वहाँ कुमाऊं की बनी, तो उसमें पहाड़ का टच रहा होगा, लेकिन उसमें वो आर्ट वो चीज नहीं रहा जिसे बोलते हैं ना कि जैसे जो सत्यजीत रे लोगों ने उस दौर में समझा कि वो उन्होंने भी उसी दौर से जूझ करके फिल्में बनाई है, लेकिन उनको बहुत चीजें पता थी कि भाई अपनी सोसाइटी का भी पता था, उनको पता था फिल्म को ले जाना कहाँ पर है, क्योंकि वो रीजनल सिनेमा बना रहे थे। मैं कोई बॉम्बे का सिनेमा नहीं बना रहा हूँ कि उसके दर्शक पहले से बैठे हुए हैं और हिंदी में बोलेंगे, हम एक रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमको ये पता होता है कि ये सिनेमा सर्वाइव कहाँ करेगा, ये मेरी पब्लिक डोमेन में सर्वाइव करेगा, ये यहाँ करेगा, क्योंकि हम किसी का पैसा लगा रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि पैसा वापस आने की होती है, भले ही डूबता ही है पैसा। फिल्म बिजनेस में सबसे फ्रॉड है, सबसे फ्रॉड बिजनेस है ये, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है। मैंने आपको कहानी सुनाई, आपने बोला बढ़िया है कर दें, और एक वाइब होती है उसमें, तो उसमें वाइब क्या है, कल्चर की वाइब है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कई सालों तक कल्चर की वाइब, कल्चर बचंदा जी, कल्चर तो लोग रुपए लगाए थे वहां, 5 लाख लगाए के अंदर, तो कल्चर बचवाना चक्कर में और के हुए थे, डंपिंग हुए थे, डंप हो। जब तुमको पता ही नहीं है कि भाई कल्चर तो बच ही जाएगा, जब आप अच्छी कहानी लेके आ जाओगे तो वो आप ही के यहाँ की तो कहानी आ रही है, आप ही के यहाँ का तो कॉस्ट्यूम दिखेगा उसमें। लेकिन जब आपको पता होगा कि मैं बहुत सस्ती फिल्म बना रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपके लिए इसको मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो जो रीजनल सिनेमा डेवलप हुआ है, आप तो थ्रू आउट सीधा रीजनल सिनेमा देखेंगे, जैसे केरला का सिनेमा देखेंगे आप, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, आप बंगाल के सिनेमा की हिस्ट्री पढ़िए, मराठी सिनेमा की, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में कैसे सरवाइव करके आज क्या बना दी उन्होंने, अपनी एक मेन बॉडी बना दी ना। तो मेन बॉडी यहाँ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ लोगों ने सोचा कि मास को बनानी है। अब मास क्या होती है, मास तो लगातार हिंदी सिनेमा देख रही है, मास तो लगातार बॉम्बे का कोरियन, अब तो कोरियन सिनेमा देख रहे हैं, ज्यादा ठीक है, बच्चे आपके वो देख रहे हैं, और आप उसके बीच में बोल रहे कि नहीं नहीं अरे यार हम ये पिक्चर लेते हैं, आप देखो यार, क्यों देखेगा भैया वो, जब वेल परफॉर्म एक्टर हमको उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमको वहां से मिल रही है, और आप पहाड़ में तो लोग जा ही रहे हो, मकान तो सभी देख ही रहे हैं, नदी नाले सभी देख रहे हो, उसमें आप दिखा क्या रहे हो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो एजुकेशन, किस पे था हम सवाल पे, उस मैं भूल गया, वो जो प्रोडक्ट जो मैंने कि जो हम गांव में आए थे कि भाई एक नौकरी लगती है, नौकरी के बाद क्या होता है, उसका भला तो हो जाता है, लेकिन सिनेमा और जो ये प्रोडक्ट है, इससे क्या होता है ना कि अगर हम इसको विजन से देखें तो इससे इकोनॉमी भी जनरेट हो सकती है। अगर हम धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनाएं, रिकॉग्नाइज दें, तो हम बहुत सारी फंडिंग भी जनरेट कर सकते हैं बाहर से। तो उसके लिए हमारे पास उत्तराखंड का पोटेंशियल क्या है, उत्तराखंड में पोटेंशियल क्या है? यहाँ बच्चे बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा भाई ये भी एक एजुकेशन है, और मुझे लगता है इसके लिए पेन और पेपर चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है कि मैं कैमरा खरीद लूंगा और कैमरे से फिल्म बन जाएगी, वो बहुत सेकेंडरी है, वो पीछे फेंको उसको। मैं बोलता हूँ आपके लिए पेन और पेपर चाहिए, आपको आप क्या जो आपका आइडिया है, जो आप बनाना क्या चाह रहे, पहले पेपर पे लिखो ना, सीधा कोई बाबू तुम तो बोलेगे ना जी कैमरा ले, आज 2.5 लाख हो तुम कैमरा ले ना। अब मेरे साथ एक घटना क्या हुई कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपए जमा थे, जब मैं शॉर्ट फिल्म मैं चाहता तो 2 लाख रुपए का कैमरा खरीद सकता था ना, दियोबर है शूट कर ही सका छो, मैं थे यार उनसे यार ये पैसा बर्बाद हो बोले पिक्चर बने थे। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो मैं फिल्म ही कर लूँ, फिर मेरा विजन वही है कि कैमरा खरीदो, पहले शादी वादी शूट कर लो, ये इवेंट शूट कर लो और वो शूट कर लो। देखो अगर कोई बंदा कैमरा सीखना चाह रहा है तो मैं वही कह रहा हूँ कि भाई इस तरह के जो दोस्त यार आपके हैं जो इस तरह के इवेंट शूट, उनसे कैमरा मांग के आप सीख सकते हो, ये भी तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके थ्रू मत जाइए, आपको पैसा का, पर आप एक बार अनलर्न करना पड़ेगा आपको, अगर आप करना भी जरूरी है। मैंने कहा आपने सीख लिया, आपने थोड़ा बहुत एडिटिंग, क्योंकि आज के डेट में आप डिजिटल है तो आप कहीं भी किसी संस्था में जाएंगे, FTI में जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा उससे, लेकिन आप सोचेंगे कि आप यहीं सीख जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे दुनिया में कि कौन ये चीज करके बहुत बेहतरीन फिल्म बना पाया। अभी शायद 1-2 एग्जाम्पल है जो आए, पर वो रेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर
ज्यादातर लोगों ने अच्छी संस्थाओं से पढ़ करके ही बहुत माने कि एक दौर में तो एक दौर के डायरेक्टर वो थे जब इंस्टीट्यूट नहीं थे, नहीं थे। उन्होंने फिल्म बनाई और फिल्म की नींव रखी और धीरे धीरे फिर लोगों को लगा कि ये बिजनेस है, तो लोगों ने उसको फिर क्या बनाया, संस्थाएं बननी शुरू हो गई। हर देश ने अपने यहाँ क्या बनाई, एक संस्था बनाई, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट बनाया और फिर नए लोगों को सिखाया उसमें। तो क्यों सिखाया, क्यों बनाया होगा सरकार ने? सरकार तो भाई कोई भी चीज तो सोच समझ के कदम लेती है ना। भाई रशिया में भी संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, सभी देशों में, सभी देशों में, सब जगह। माने कि डेवलप कंट्री में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस है भैया, सिनेमा बिजनेस है, सिनेमा से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो कहानियां हैं, उन कहानियों को आपको कैसे दिखा, हमारे यहाँ फोक में ही इतनी कहानियां हैं, अगर उसपे से अच्छा काम किया जाए, या हमारे यहाँ पहले के ही बहुत सारे अच्छे लेखक रहे हैं, बहुत सारी कहानियां, राइटरों की तो कमी नहीं है हमारे यहाँ, और बहुत अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, उनसे कहानियां ले सकते हैं। और जीवन तो भी बहुत सारी कहानियां पढ़ने नहीं क्या, कुल मिले बात ही में आते हैं। मगर यहाँ के बच्चों को जब मैं पूछूं तो वो बोलते हैं कि यहाँ के बच्चों को जब मैं पूछूं तो वो बोलते हैं, मैं उनको बोलता क्या क्या साहित्य पढ़ा हुआ है, तो नहीं पढ़ते हैं वो ज्यादातर, मतलब वैक्यूम है उस चीज का। तो हमको सबसे पहले अपने ही समाज से तो जानना होगा ना कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हुए हैं, वहां से हमसे बेहतर किसने लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मैं लिख रहा हूँ, मैं बोला अरे जी मैं तो, मेरे से तो ऊपर कोई नहीं है, मेरे से नीचे कोई है। ये गलत फहमियां है। आप सबसे बेटर क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, और लोगों ने वो चीज पहले भी कह दी है। आप उसे सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशन से नया बना रहे हो, कुछ नया नहीं बना रहे हो। ये सिर्फ आपके पास टूल आ चुका है ना, सिनेमा का टूल है मेरे पास, मैं तो उसको यूज कर रहा हूँ। तो उसमें इतनी ईगो पालने वाली जरूरत ही क्या है उसमें कि मैं मेरी कहानी तो अगर आर्ट आपको ईगो सिखा रहा है तो फिर मतलब मुझे लगता है वो भी दिक्कत है। मुझे तो लगता है आर्ट ने मेरे सारे ईगो खत्म कर दिया। मतलब मैं तब कपड़ा पहन दूं, मैं तो चिंता भी नहीं क्या कलर हो पहन रही हूँ, मुख धोए। मतलब मैं आपको बात बताऊँ, अपनी बात बता रहा हूँ कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपके सारे ईगो टूट जाते हैं, जब आप ह्यूमन को समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हो, तो वहां पर से आपका शुरू हो जाता है लिखना। तभी तो आप संवेदनाएं, एम्पैथी और सिंपैथी दोनों चीज आएगी ना आपको। जब आपके देश में आप किसी, मैं मूरी में जा रखा हूँ और अपना दिमाग लेके वहां जा रखा हूँ, तो मैं वहां के लोगों को कहाँ से समझ पाऊँ? तो वैसी चीज है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है इसलिए भी टाइम लगा, मुझे तो खासकर इसलिए भी टाइम लगा क्योंकि हम उस स्टेट से आ रखे जहाँ इस तरह का माहौल है ही। और जब मैं यहाँ पर वापस आया तो मुझे यहाँ ज्यादातर ये माहौल लगा, संस्कृति बचाने। मैंने कहा भाई ये तो डिजास्टर है, यहाँ तो जाना ही नहीं इस डायरेक्शन। मैंने ठीक है, मतलब जिनको अब वो हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है ना चीजों को देखने की। अब जैसे वो है एक एंटोन चेखव की कहानी है, ग्रिगोरोव है, उसमें एक पता नहीं मेल फैक्टर है उस कहानी का अंग्रेजी का। उसमें एक बंदा है, वो माने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आप अपने आपकी ज्योग्राफी आपके दिमाग को कैसे कुंद कर देती। सुते से स्वच्छ नहीं सका जब तुम ते कुआं बिटन दे रहे नहीं आया। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ क्योंकि हम जो सोच रहे हैं ना अपनी कंडीशन के हिसाब से सोच रहे हैं, और हमारा IQ ऐसे ही होता है। मैंने कोई इंटेलिजेंट, हम अपना जो है चाहे अपना हो चाहे समाज का हो, हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस हम आत्ममुक्ता में ज्यादा रहते हैं कि हमारी ही चीज अच्छी है या है ना, तो सब कुछ हमारा रिस्क फैक्टर भी नहीं है ना। रिस्क फैक्टर मतलब आर्ट रिस्क मांगता है आपका। अगर आप सेफ लाइन में जंप मार रहे हैं, सपोज मैंने किसी आदमी के पास नौकरी भी है, जैसे मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं तूने B.Ed क्यों नहीं करा, या तू कहीं अपने भाई की तरह तैयारी क्यों नहीं करी, साइड में तेरे पास नौकरी भी। मैंने कहा अगर मैं वो नौकरी करता और मेरे पास वो रहता, वो लग्जरी, मेरे पास अगर 50,000 1 लाख रुपए पर मंथ आ गया तो मैं फिल्म बनाऊंगा। फिर मेरे पास टाइम है फिर मूरी जाने का, लोगों से मिलने का। अरे ताऊ जी आप क्या कर रहे हो, तब वो बता रहा है कि अरे बेटा बहुत पहले तो हम सिरमौर से यहाँ पैदल आते थे, 7 दिन लगते थे। तो उस ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग तभी तो जब मेरे दिमाग बिल्कुल शांत हो, जब मैं मिनिमलिस्ट हो जाऊंगा। मेरे दिमाग अगर पैसा कमा, मैंने कुछ टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पर आप जब यहाँ इस लेवल पे चले जाओगे तब उन लोगों को आप समझना शुरू करोगे। मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जब वापस आया तो मैंने यही चीजें महसूस करी, और शायद वो धीरे धीरे जो लोगों के साथ मैंने बातचीत करी ना वो अब काम आ रही है। जब मैं गोंडार घूमा, इधर घूमा, कुमाऊं घूमा, या बहुत सारे लोगों से मिला, नीति वगैरह जितने भी हमारे इंटीरियर क्षेत्र। अब अगला सवाल आता है कि अभी सिनेमा को एक हथियार के रूप में, एक माध्यम के रूप में, एक टूल के रूप में अपना करके उसी तरह से फिल्में बन रही हैं। जिस तरह से सिगरेट पे लिखा हुआ होता है, सिगरेट बेची भी जाती है और लिखा वैधानिक चेतावनी लिखी भी होती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे वो शराब भी है तो शराब पे भी लिखा हुआ होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन तब भी वो होता है।
तंबाकू है, गुटखा है, उसमें भी लिखा हुआ होता है। फिल्म में भी एक लाइन होती है कि इस अच्छा। फिल्म के सभी पात्र जो है काल्पनिक और इसकी इसकी कहानी का किसी भी वास्तविक चरित्र से या व्यक्ति से किसी से कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत में क्या है कि अभी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड की ऐसी बन रही हैं, शायद दुनिया में भी हो, हाँ। कि जो फिक्शन के नाम पे हिस्ट्री को, मतलब सॉरी, होते हैं। हिस्ट्री के नाम पे फिक्शन को जो है हिस्ट्री स्थापित की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे तो उसमें वो तो असल में यहाँ के उसके हिसाब से है, वो माने कि मुंबई मुंबई बोल रहा हूँ मैं, इंडिया में ये होता हाँ। है इसमें, जिससे कि कल के डेट में कोई उंगली ना करे। क्योंकि सपोज मैंने किसी के ह्यूमन कंडीशन में किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर कुछ चीज बनाई, मुझे पता चला ट्रूथ के बारे में, और मैंने डायरेक्ट वो दिखाया तो पता चला वो उसका नहीं, मेरा सवाल उस तरह का नहीं था। मेरा सवाल इस तरह का था, बॉलीवुड की आप अभी कुछ हाल फिलहाल में ही बहुत सारी फिल्में देखे हैं, चाहे वो राजनीति पे हैं, चाहे अभी हमारा जो डिस्कशन हो रहा था आपने अभी ना पर कोर्ट का मामला है ना, वो अगर मैं बोल दूंगा कि पूरा रियल है तो कल के डेट में कोई उसमें वो डाल देगा, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी की तो बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो एक लाइन जो है, उस लाइन के पीछे, उस लाइन के पीछे हिस्ट्री की ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं कि जो कि क्या है, सच नहीं है। हाँ हाँ, जो अभी रिसेंटली आई, जो अभी बहुत सारी फिल्में, चाहे वो कश्मीर फाइल की आप बात कर रहे थे, चाहे आप अभी जो है वो धुरंधर की आप बात कर रहे थे, तो इस तरह की जो फिल्में हैं, तो ये वस्तुतः ये क्या है तो फिक्शन, लेकिन इसमें लबादा उड़ा दिया गया है किसका, हिस्ट्री का। तो ये कितना खतरनाक है। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो बना रहे हैं, जैसे अभी हमने धुरंधर, क्योंकि उसके दर्शक भी जो है कि इसको क्रिटिकली नहीं सोच रहे, ना हिस्ट्री का उनको कुछ पता है, ना हिस्ट्री में वो जाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो फिल्मों में देखे उसे सच मान लिया। ये कितना खतरनाक है किसी भी समाज के लिए। वो तो मैं कह रहा हूँ, फिर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ चाहे अगर कोई भी फिल्म आ रही है, चाहे वो किसी भी डायरेक्टर की हो, तो वो तो ऑडियंस को ही तय करनी है, और ऑडियंस अगर ये इस दौर में बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है ये सारा। पर जब तक लोग फिल्म को जो है सच मान ले रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएं, अगर हम हमारे जो गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनकी नंदा राजात के दौरान गीतों की, जो लोक गीतों की है कैसेट आई थी, आप उसमें सबसे पहली लाइन सुनते हैं, जबकि वो लोक के गीत हैं, और नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उनको जो है पूरी उससे ठोक बजा करके जो है उनकी जांच करके ही उनको गाया है। लेकिन फिर भी उसमें ये लाइन कही जाती है कि इस पूरे गीतों को जो है किसी प्रशासनिक दस्तावेज या इतिहास का हिस्सा न माना जाए, ये लोक से लिया गया है और ये लोक के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। ये उनकी क्या है, एकदम मतलब समझदारी और ईमानदारी है कि लेकिन इसी तरह से अगर हम फिल्म में देखें तो ये जो लाइन है कि वैधानिक चेतावनी की, लेकिन हिस्ट्री के बहुत सारे तथ्यों से छेड़छाड़ करके उसको हिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया, और आगे से टैग लाइन लगा दी गई है कि इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से या किसी भी घटना से इसका सीधा संबंध, वास्तविक संबंध नहीं है। ये कितना खतरनाक है। मैं एक फिल्म मेकर के रूप में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसको थोड़ा दूसरे संदर्भ में ले जाऊंगा, थोड़ा अलग से, कि मैं तमाम तरह की जैसे फिल्में हम आती हैं, फिल्म देखते हैं, और फिल्म से हम उस चीज कल्चर से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, चाहे हम कोई फिल्म देखें। क्योंकि जितना भी हमने वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है तो उसमें कहीं भी ये लाइनें नहीं आती, हमने तो नहीं पढ़ी आज तक। ये इंडिया में ही चलता है, या भारतीय सीरियल भी हम देखते हैं तो उसमें भी काल्पनिक यही पे आती है। अब ये इसके पीछे मुझे ढूंढना पड़ेगा, आपने सवाल पूछा तो फिर मुझे बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शक है, मतलब कोई भी चीज हम फिक्शन बनाते हैं, किसी भी चीज का फिक्शन बनाते हैं, तो जैसे हमने तो बहुत सारे डायरेक्टरों को ये होता है कि हम ट्रू को इन्वेंट कर रहे होते हैं चीज फिक्शन के थ्रू, इस चीज को। अब उसमें कोई भी दर्शक किस आइडियोलॉजी से आ रखा है, कोई भी डायरेक्टर किस आइडियोलॉजी से आ रखा है, वो उसकी दुनिया को देखने का क्या नजरिया है, वो उसके सिनेमा से ही रिफ्लेक्ट होता है। अब उसके साथ कितने लोग खड़े हो रखे हैं, वो उसको कैसा रिलेट कर रहे हैं। जैसे अगर कोई भी चीज, किसी भी चीज को सच मान रहा है, या मैं अभी यहाँ उत्तराखंड के संदर्भ में इस चीज को बात बोल रहा हूँ कि भाई उत्तराखंड में, जैसे मैं क्या बोलूं, मतलब इस चीज के लिए एक डिफेंड करने के लिए, जिससे कि लोकल एग्जांपल देके समझ में आ जाएगा। जैसे कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमारा कल्चर वो है, क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला कि अरे हमारा कल्चर तो बहुत महान है, तो महान तो कोई चीज बनी नहीं। मैं एक बात बोलूं ना, हर समाज का अपना कल्चर ही महान होता है, दुनिया के किसी भी कल्चर में हर एक का अपने लिए महान है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि हर कल्चर के उसके माने कि उसमें गड़बड़ भी है, उसमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, ह्यूमन कंडीशन है। और फिल्म मेकर माने कि हम फिल्म वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, आगे बढ़ती हैं। हाँ, मैंने वो बदलता रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम उस चीज को पोर्ट्रे कैसे कर रहे हैं। अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं ये बचाना है,
तो वो भी तो एक वो है ना, भ्रांति है ना, जैसा आप अभी इन फिल्मों के लिए कह रहे हैं। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई हम उसको देख रहे हैं कि ये क्यों हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो जब हम उस चीज को जब पूरी चीजों को देखते हैं तो वो भी तो फिक्शन ही होता है। लेकिन मैं अपने हिसाब से, जैसे अभी मैं एक नई कहानी, जैसे मैं अभी आजकल एक रिसर्च कर रहा हूँ रिचुअल वगैरह, जैसे मैं पहले बहुत पहले देखता था रिचुअल गाँव में, जानने की कोई डोर बजाना, थोकल बजाना, मोगल पर क्या बजाना, मैं जान भी नहीं सकता ना। तो मैं गाँव में कभी गया पूजा पाठों में, और मेरे को कभी वो ऐसा वो भी नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, जैसे चक्रव्यूह होता था तो बहुत क्रेजी नहीं थे हम चक्रव्यूह, कमल व्यू देखने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूँ कि यार ये हुआ क्यों, इसका जन्म हुआ कैसे, मैंने क्यों इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अगर हमारे यहाँ भूत नचा रहा है कोई, तो सो भूत छौत नहीं, सो फिक्शन मैंने बस वो है, नेचुरल तो है नहीं वो। मैंने मेरे को तो विश्वास नहीं है कि वो भूत होता है, लेकिन फिर भी हो क्यों रहा है, तो उसके कई कारण है, कई डायमेंशन है। कोई उसको मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। मेरे जैसा आदमी नहीं मान रहा, पर मेरी माँ तो बनी चले भैया ये भूत न चौड़ भाई मोरी हम हमारे परिवार में, या दूसरे चाची बनी ना हमारे परिवार सुनना चौड़, तो तेग अभी कई कारण तेग जब तक हम तेग 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 पे था नहीं जो जैसे मेटाफिजिक्स जिसे बोलते हैं ना, उसके पीछे नहीं जाएंगे बिहाइंड में, तो तब तक वो चीजें क्या हो जाएंगी, सिर्फ एक कल्चर आइडेंटिटी बन के रह जाएंगे भाई हमारे को सोच। तो वो फिल्म जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने भी वही चीज उनको क्या कर रखा है, तोड़ मरोड़ करके, जो भी जिस भी दर्शक का जो भी होगा। जैसे मैं उस तरह की फिल्मों की बात ये करूंगा कि वे फिल्मों, वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी क्या होता है, दो धड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो एक लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ। मुझे लगता है आर्टिस्ट को हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए और आर्ट के प्रति डेडिकेट होना चाहिए। हाँ, मैंने कि उसको देखना चाहिए कि ह्यूमन कंडीशन क्या है आदमी की, आदमी का जो मैंने जिस पात्र के बारे में हम लिख रहे हैं, उस पात्र को हम कितना उसकी परिस्थितियों को जान सकते हैं, और उसके थ्रू हम, जैसे मेरे लिए फिल्म कौन सी फिल्में बड़ी होती है मैं बताता हूँ कि मेरे लिए वो फिल्म बड़ी होती है जो एक कैरेक्टर के थ्रू हम एक दौर को बता देते हैं। एक फिल्म वो होती है टाइम बता देते हैं, ठीक है। हम एक, क्योंकि इस दौर में अगर मैं जॉब से जूझ रहा हूँ, पूरे देश में अगर जॉब खत्म हो रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग उसमें, और मैं एक कैरेक्टर के थ्रू इस पूरे समाज का समय क्या कर दूं, दिखा दूं, वो जो उसकी फीलिंग्स है, जो उसका कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन है कि वो किस उस दौर में वो, तो वो पूरा दौर अपने आप क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा, हो गया ना। और फिल्म मेकर का काम ये होता है, फिल्म मेकर का काम ये होता है कि उसमें मुझे लगता है कि भाई हम ये चीज भी डाल दें, वो चीज भी था, ये चीज भी था। हम एक बहुत छोटी चीज पकड़ते हैं और छोटी चीज की तरह उसको उसकी कहानी कहते हैं, एक पात्र की कहानी। तो एक पात्र की कहानी नहीं कह रहे होते हम, पूरे एक समय और समय की कहानी, समाज की कहानी कह रहे होते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो आज के दौर में हमें इस तरह की फिल्मों की जरूरत है, जो इस तरह की चीजों को दिखाए, इस समय को दिखाए, वो नहीं कि उन इवेंटों को इकट्ठा करके उसको फिर क्या कर दे, ग्लैमराइज और बहुत सूसा करे और उसका मैनिपुलेशन करे, वो चीज अलग है। मुझे लगता है अभी हो रहा है, बहुतायत में हो रहा है, बहुतायत में हो रहा है वो। अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारी बातें हो गई, आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, अभी आप किस पे काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम क्या देखेंगे आपकी तरफ से? मेरे को पदार्थी के बाद ये समझ में आया कि भाई देखो, फिल्म बनाते हैं, और जब हम फिल्म इस तरह की बनाते हैं, उस समय तो हमारे बनाने के फेज में थे हम। अभी 3-4 साल हो चुके हैं और मैं काफी प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, कभी इधर कभी उधर। तो मैं इन सालों में, ट्रूली कह रहा हूँ, मैं इन सालों में इस तरह से जूझा, मुझे बहुत सारे लड़के भी मिले जो बहुत सारे हैं। अब मुझे इस चीज से हो रहा है कि यार फिल्म तो बना ली, चले जाएगी फेस्टिवल में, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से, व्हाट इफ वाली बात। तो वो चीज जब दिमाग में आ रही, क्योंकि हमारी कंडीशन अलग है, मैं हम कोई ऐसी फैमिली से नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं कि भाई पैसा बहुत याद में है और हम फिल्म भी बना सकते। फिल्म बनाने के लिए तो खैर किसी के पास पैसा नहीं होता है, फिल्म हमेशा उससे बनता है, क्या बोलते हैं, एक फिल्म मेरे पास अगर करोड़ भी होगा तो भी फिल्म नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अपनी संपत्ति तो नहीं लगाऊंगा फिल्म पे। फिल्म तो हमेशा क्या होता है, वो एक बिजनेस है, वो जिस बिजनेस बनाते हैं उसमें बिजनेस आता है, लोग पैसे लगाते हैं। अब वो आपकी विजन है कि आप उसमें कितना पैसा लगाते हैं और कितना उसको निकाल के देते हैं। तो मुझे आज के डेट में ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ, मैं कई 2-3 सालों से ढूंढा कि ऐसी कौन सी कहानियां हो सकती हैं जो एक बड़े दर्शक को भी छू सकती हैं, और एक दर्शक, जैसे पतालती मैंने बनाई तो गांव के लोगों को ज्यादा समझ में आए, गांव के लोगों से रिलेट, शहर के लोग भी रिलेट कर पाए, पर गांव में मैंने अगर बुढ़ियाओं को भी दिखाई या मैंने किसी को भी दिखाया तो उन्होंने सीधे बोला कि अच्छा पानी लेने जा रहा अपने दादा के, जबकि वो
भूटिया भाषा भी नहीं जानते, ये एक्सपेरिमेंट फिल्म को देखते हुए भी उसमें डायलॉग ही नहीं, डायलॉग भी नहीं है, तब भी समझ गए, मैंने विजुअल एक प्रकार से मूक फिल्म है वो। मूक फिल्म है वो। पर मुझे लगा कि अगर ये फिल्म मैं बोलूं कि यार मैं इसको दिखाता हूँ आपको ओटीटी पे आऊंगा, तो हो सकता है कि बहुत कम लोग हों जो उसमें पैसा दे करके बोलें कि मैं फिल्म देखने आता हूँ, क्योंकि पेशेंस चाहिए आपको उस चीज को देखने का। जब जिस स्टेट में आप लगातार डीजे में नाच रहे हो, आप जगह जगह जा करके हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं म्यूजिक वाले, और आप उसमें लगाते हो, आप इस तरह के सिनेमा की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना। मैं वहां से दर्शकों की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मैंने दर्शक हैं हमारे यहाँ पर उसके लिए टाइम लगेगा, मतलब आपको कई साल उसके लिए देना पड़ेगा। आप सरकार से भी ये चीजें नहीं कर सकते हैं, आप मास से भी अपील नहीं कर सकते हैं, उसके लिए खुद डायरेक्टर को सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसे कौन से सब्जेक्ट ले आऊं कि उसमें पब्लिक उससे रिलेट करे। हमको रिलेटिव फिल्म बनाते हैं, जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों का एग्जांपल दिया, तो वो मास सेंटिमेंट भी पकड़ती हैं फिल्म मेकर, और उसको क्या करते हैं वो सही टाइम पे जैसे आपको अगर छक्का मारना होगा तो सही टाइमिंग चाहिए उसको, माने कि बॉल क्या सही टाइम। तो हमें ऐसा लगता है कि आप इस तरह की फिल्में भी बनाएं छोटे छोटे, अगर इस तरह के हम बहुत सारे पढ़ के लोग आ रहे हैं, और साथ में हम ऐसे सब्जेक्ट भी रखें जो मास को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मास के सेंटिमेंट को पकड़ सकते हैं, और उनको हम थोड़ा सा बड़े कैनवास में बनाएं। जैसे कैनवास का मतलब मेरा क्या होता है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बड़े मैं हमेशा यहाँ पे हर फिल्म मेकर या जो भी होता है उनसे ये बात करता हूँ कि भाई आपकी प्रोडक्शन वैल्यू दिखती है हमेशा स्क्रीन पे। प्रोडक्शन वैल्यू मतलब आपने कॉस्ट्यूम कैसा इस्तेमाल करा हुआ है, लोकेल को कैसा इस्तेमाल करा हुआ है, वो कितना रिच दिख रहा है। रिच मतलब अरे यार इन्होंने पैसा खर्च करा होगा उसमें। जैसे पतालती बनाते समय मेरे दिमाग में ये था कि कॉस्ट्यूम माने बढ़िया लगनी चाहिए, वो बिल्कुल ओरिजिनल डिफरेंट, जैसे उसमें वो लड़का वॉरियर की तरह जा रहा है, मतलब उसने छागल, ऐसा कोई जाता नहीं है। हम कहा सिनेमा में क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं चीजों को, तो बच्चा एक आर्ट फॉर्म में हाँ माने उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा दूसरे तरह से देखता हूँ सिनेमा को, आर्ट हाउस पर्सपेक्टिव से भी नहीं देखता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा रिलेटेबल ज्यादा होना चाहिए जिससे कि लोग देख। तो वो चीज उसमें भी पतालती में भी मैंने कोशिश करी थी कि उसकी छाकल यहाँ लटकी हुई थी, छाता यहाँ लटका हुआ था, और उसी चीज को हम बहुत ही फनी वे में भी दिखाते हैं, जैसे लोग टुपली रख देते हैं पहाड़ी लोग हंसाने के लिए, और मैंने उसको सीरियस भी रखा और बहुत वैसा लगा कि आपको ऐसा लगा खैर उस फिल्म का तो जो आर्टिस्टिक फॉर्म है वो तो काबिले तारीफ है। हाँ तो उसी प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जब प्रोडक्शन आपको दिखता है तो जहां जहां मैं ले गया तो लोगों ने बोला कि क्या प्रोडक्शन वैल्यू है, और ये प्रोडक्शन वैल्यू से ही फिल्म का तय होता है कि हमारे यहाँ पहाड़ है। पहाड़ का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी गांव में कैमरा लगा दोगे उसका प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन वैल्यू से नहीं बढ़ेगा। आप कौन सा कैरेक्टर चूज कर रहे हैं, उसका फिजिकल फॉर्म क्या होगा, उसमें जो पूरा चीजें लगेंगी वो कितना दिखेगा कि कितना मेहनत करा गया उसमें, मेहनत के अलावा उसमें कमर्शियल कितना लगा होगा पैसा। बड़ा कैनवस का मतलब भाई हिमालय भी तो इतना बड़ा है, आप उसमें भी कैमरा लगाओगे तो बड़ा ही दिखेगा ना वो। पर वो जब स्क्रीन पे आकर के जैसा नहीं होता है, हम काउबॉय फिल्में देखते हैं, 4 घोड़े आ रहे हैं, बंदूक उन्होंने रखा हुआ है ठाई ठाई, तो आप इंजॉय करते हैं ना उसको। तो हमारे यहाँ भी मैं अपनी महिलाओं को, फीमेल को जब वो घास लेते हुए जाते हैं तो 2 तरह की फॉर्म बता रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ तो एक सुलट बोल देते हैं जब घास लेना असु भार बधार दलवा। अब वही उत्तरकाशी में मैंने देखा 2 फर्क देखे उसमें। हमारे को सुलटी में आ रहा हूँ कि लोड़ी फटाफट में काटी बोल थोड़ा सा चिली बोले तरफा ते उन घासा पोला डाले बोल। लेकिन जब मैं उत्तरकाशी में जाई तो वो सुई बोलते हैं उसको, हमारे सुलट बोल वहाँ सुई बोलते हैं, और वो बारीक है, मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल बहुत बढ़िया ढंग से क्या कर रखा है, उस पर रंदा मार रखा उन्होंने, बहुत अच्छे से उस पर कारीगरी करी हुई है, उसके ऊपर से जो भी है। अगर जब वो उसको रख रहे थे ना ऐसा लग रहा था युद्ध जा रहा है जंगल, ठीक है। तो फर्क है ना। एक तो मुझे मोरी में जाकर के ये पता चला कि वहां के जो आर्किटेक्ट है वो इसलिए समृद्ध है क्योंकि वो उनके जीवन में हमारे यहाँ जीवन में चाहिए नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे फिर दोबारा आ रहा हूँ, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो है आपके पास, पैसा तो आ गया आपने, लेकिन आपने शहरों में देख करके देखा देखी कर दी कि तो एक सीमेंट मकान बनाई अब टाइल लगाना। जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं तो अपने रूट की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि जो एक ऊपरी आवरण है उसकी तरफ जा रहे हैं। जब मैं कलाब गांव में गया तो वहां एक भेड़ पालक है, भेड़ पालक के पास हम बोलते हैं कितना पैसा होगा, तो वो मेंटेलिटी भी मेरी खत्म हो गई बहुत टाइम से घूमते घूमते हुए कि जो ये ईगो है ना सो कॉल्ड पैसे वाला, ये भी कुछ नहीं है। क्योंकि जब मोरी में गया तो मुझे वहां लगा कि वहां एक तरह का कल्चर है कि भाई आप उसके वहां किसी के पास पैसा हो चाहे वो कितना ही सामान्य हो, रहने के लिए
खाने के लिए वो भरपूर देते हैं, चाहे तुम कहीं से भी आ रहे हो। तो जब मैं कलाप में गया तो वहां मैंने देखा कि एक बंदा अपना एक घर का पिल्लर 10,000 रुपए में बना रहा है, कारीगरी कर रहा है। एक कारीगर है, वो किसी और गांव से आ रखा है, वहां के मंदिरों की आप नक्काशी देखो। तो एक जब भेड़ पालक का जो सेंस है, वो बंदे का अपने कल्चर को क्या कर रहा है, आप बोले प्रिजर्व करो इसको, लेकिन वहां वाला बंदा प्रिजर्व नहीं कर रहा, उसको और उसके जीवन का हिस्सा है, वो हिस्सा भी बन रहा है, उसको और बेहतरीन वे में ले जा रहा है वो। तो वो आपको अपने जीवन का जब हिस्सा होगा तभी तो आप उसको बेहतर कर पाओगे। तो वो कलाप में साफ दिखता है, और वो बंदा 60 लाख रुपए में एक लकड़ी का मकान बना रहा है। जब मैंने उसकी कॉस्ट लगाई तो मुझे लग रहा है कि कोई भी बंदा चाहे वो कितनी बड़ी नौकरी कर रहा होगा देहरादून में, सुते मकान ते अफोर्ड नहीं कर सका। ते कीमत मुझे लगता है 5 से 6-7 करोड़ रुपए होगी, और उसके लिए पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि वो बोला था मैं 2 साल से बना रहा हूँ, तो अभी बोला 2 साल और लगेंगे। तो 2 साल मैंने आराकोट में भी देखा है। हाँ, मतलब मैंने आराकोट में ये बारीक बारीक चीजें पिछले 6-7 साल से मकान बनी रहा है 6-7 साल लगातार नॉन स्टॉप। आपके पास इतना पेशेंस है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आर्टिस्ट बनूं, मैं तो आर्ट ले जा रहा हूँ, सब प्रिजर्व कर रहा हूँ। भाई साहब उससे हमसे बेटर तो आर्टिस्ट वो है ना जो प्रिजर्व कर, वो तो उससे पैसा भी नहीं मांगना चाह रहा। तो दूसरी बात यही, यहाँ पर मैं थोड़ा सा काफी टाइम से ये भी सोच रहा हूँ कि हर आर्टिस्ट सरकार से ये बोल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी। मैं बोलता हूँ कि यार जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है? हम फिल्म बना रहे हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? आप सरकार को बोलें कि हम वो है रेवेन्यू जनरेट, तो बॉम्बे की फिल्म से हो रहा है ना। वो यहाँ करके 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट, सरकार की सब्सिडी भी तो उन्हीं को मिल रही है। सब्सिडी भी उन्हीं को मिल रही है, ज्यादा यहाँ के लोगों को भी सब्सिडी मिल रही है। पर मुझे लगता है कि यहाँ के फिल्म मेकर हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर वो बार बार ये कर रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे म्यूजिक वीडियो वाला चीज है, तो मैंने देखा गांव में मेले भी हो रहे, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है, पैसे उनको मिल रहे हैं, मैं कोई खिलाफ। तो मुझे लगता है कि हर आदमी सिंगर ही तो बनना चाहिए, प्रायतर वो फिल्म मेकर क्यों बनना चाहिए? फिल्म मेकर बनने के लिए तो भाई आपको बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, आपको फिर साल भर लिखना भी पड़ेगा, आपको टूल वगैरह जो होते हैं वो भी सही होने चाहिए, आपको फिल्म में आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ेगा, घूमना भी पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ बनाओ। उसमें भी फिर 2 चीजें, अगर आप रूट की चीजें बनाते हो तो तब भी वो एक्सेसिबल है, क्योंकि अब रूट की चीजें को प्रेजेंट करना आसान है, क्योंकि आपके आसपास वो चीजें, उससे आपको कहानी बनाओगे। जैसे मैं हिमालय में घूम गया तो मैं यहाँ तक 14,000 फीट पे, 15,000 फीट पे हम आसानी से चढ़ सकते हैं, हमारे लिए वो एक्सेसिबल है, मुंबई वाले के लिए। तो हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, पर उसके लिए कहानी भी तो चाहिए, उसके लिए फिर वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके एवज में वो सिनेमा बनाना चाह रहे हैं मुंबई का, तो भैया वो मुंबई का सिनेमा कहाँ से बनेगा? उनके पास तो जो चीज तुम बना रहे हो उनके पास तो करोड़ों बजट है, तामझाम है, क्राफ्ट है उनके पास, तो वो तो बेटर बनाएंगे ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर एजुकेशन की जरूरत है। और जो कल्चर की बात जो मैंने कहा था कि भाई मुझे लगता है कि जो बेटर वर्क हो रहा है, जैसे मैंने भीड़ पालक की बात करी, तो वो तो कहीं से किसी को नहीं बोल रहा है ना कि मैं कल्चर बचाऊं, वो तो उसका तो शौक है, शौक जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। और जीवन के हिस्से में क्या है कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि कल के डेट में यहाँ होम स्टे खुलेगा, लोग देखेंगे, क्या विजन है उसका प्योर, और कोई उसको बता भी नहीं रहा है कि इसमें यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो अपने उससे पूरा खुद ही अपनी मौलिकता से कर रहा है, और बेटर कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जो जितना पढ़ रहा है वो उतना डिसकंस्ट्रक्टिव जिसे बोलते हैं ना, वो ज्यादातर जो छत्तेनाश को ज्यादा देते, और तो जेते तो उन जेते बनाओ कि अजी हम ये बचा। अरे भाई सबसे पहले जेते तो तुम्हें बने के सुकन है, या मैं अगर ये चीज को ना हो तो सबसे पहले तो मैच होते दोस्त। अब 20 साल पहले मुझे कोई चीज करनी होगी, 20 साल पहले की मैं अगर कहानी लिखूं गढ़वाल की, तो कौन सा गांव है जहां मैं शूट कर पाऊंगा? नहीं है ना, सब जगह सीमेंट है, सब जगह लैंटर पड़े हुए हैं। हाँ। तो रिकॉर्ड, उसके लिए मुझे फिर पैसा चाहिए ना सेट बनाने, और कौन देगा मुझे पैसा? तो मुझे आज की डेट में एज ए फिल्म मेकर मुझे और जूझना पड़ेगा कि मैं इस कचरे को और कितना सही कर, मैं कचरा तो नहीं बोलूंगा, पर जो वो अब क्योंकि नया आर्टिस्टिक फॉर्म में तो कचरा ही है वो। हाँ, मतलब आज के दौर का है वो, आज के दौर का है, पर कचरा 20-30 साल पहले के लिए तो कचरा ही है। 20-30 साल पहले जब मैं अभी नंदा राज जात की मैं डोभाल जी की वो देख रहा था, श्रीश डोभाल जी ने एक फिल्म बनाई है, मैं सूचना में भी बोल रहा था, मैंने कहा उन्होंने FTI के टेक्नीशियनों से शायद 80s की नंदा राज जात रिकॉर्ड कर रही, शायद 25 मिनट की फिल्म है वो। मैं स्टन हो गया देख करके,
मैंने वाण मंदोली देखा उस दौर में, जिस समय मेरे पिताजी बोलते थे क्या कहाँ है यार, उसके बारे में थोड़ा और हाँ बताइए। मैं यूट्यूब पे है वो या कैसे? यूट्यूब पे नहीं, वो डाल ही नहीं रहे हैं उसको यूट्यूब पे, मतलब एक तरह का धरोहर हो गया, हाँ। डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में बना रखा। कर्णप्रयाग के गांव से लेकर के आप देखोगे वाण मंदोली का, मतलब कोई जो आजकल आजकल का शूट कर रखा है ना लोगों ने, वो एकदम कचरा है उसके सामने। मैं कह रहा हूँ वो प्रिजर्व होना चाहिए। आपको 70s का दौर देख लिया ना आपने उसमें, मैं तो नहीं था उस दौर में पैदा हो रखा, या 80s में, हम तो 86 85 के बॉर्न है, और वो उन्होंने उससे पहले उसको क्या कर रखा उस दौर में रिकॉर्ड कर रखा, और वो सारे गांव क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं, और क्योंकि बहुत बेहतरीन टेक्नीशियन उन्होंने उसको क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है ना उस समय, मैंने जो अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन। तो मैं वो कह रहा था कि उन्होंने वो चीज बनाई, तो उसको हम आर्काइव में, सूचना वालों को मैं बोल रहा था कि उसको भाई उत्तराखंड के आर्काइव में होना चाहिए। और वो फिल्म मुझे लगता है कि अगर आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, तो मैं डोभाल जी से बात करता हूँ, हमें भी दिखाएं वो फिल्म। हाँ। तो अब हम आखिरी उसमें हैं, तो हम आने वाले समय में क्या उम्मीद करें कि आप कौन सी फिल्म ऐसे लेकर के आएंगे, और आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, किस ऑडियंस के लिए आप वो फिल्म बना रहे हैं, दुनिया के किस ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं? नहीं दुनिया मतलब फिल्म तो दर्शक के लिए होती है, पर जैसा होता है ना कि हम पहले भी फिल्म बना रहे थे तो उस समय फेस्टिवल ही टारगेट था कि हम फेस्टिवल में ले जाएंगे। अब फेस्टिवल सिर्फ क्या होता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फेस्टिवलों में घूमे और वहां से एक समझ बढ़ी, दूसरा उस समय भी हम बहुत जूझे फेस्टिवल में जाने के लिए, और फेस्टिवल में जाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के सूचना उसमें क्या होना है, स्पेशल फंड भी होना चाहिए कि जिससे फिल्म मेकर जाए, क्योंकि हर फिल्म मेकर के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है हर फेस्टिवल। फिल्म बोर्ड का की होनी चाहिए जिम्मेदारी, उत्तराखंड फिल्म बोर्ड जो है। अगर वो बहुत अच्छे फेस्टिवलों में जा रही है किसी की फिल्म, तो फिल्म बोर्ड की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यार ये वहां तक पहुंचे, और इसको आप बैकिंग करोगे इस फिल्म को, और बैकिंग करोगे तो तब जा करके वो फिल्म को वहां बेच पाएगा। फेस्टिवल सिर्फ फिल्म दिखाने के लिए नहीं, फेस्टिवल फिल्म बेचने के लिए भी है। और दुनिया में ऐसे तमाम फेस्टिवल हैं जहां आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जहां आपकी फिल्म बिकती है, जहां आपको नए लोग मिलते हैं, नए प्रोड्यूसर होते हैं, इसमें कोलैब होता है, आप एजुकेट होते रहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जो पैसे लगा रहा है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि वो उसको पता है कि ये प्रोडक्ट में, जैसे तुम्हारा बच्चा होता है तुम उस पर पैसा खर्च करते हो ना, ये कौन से स्कूल में पढ़ेगा, आप पढ़ वहां रहे हो, अपने बच्चे को देहरादून में पढ़ा रहे हो, तो आप यही तो सोच रहे हो कि कल के डेट में ये कुछ अच्छा करेगा। तो वैसे ही प्रोड्यूसर होना चाहिए फिल्म के लिए। तो जब उस तरह के प्रोड्यूसर हमारे यहाँ से आएंगे तो तब वो यहाँ के पैसे को क्या कर पाएंगे, रिवाइव कर पाएंगे। तो हमें डायरेक्टरों से, हमें डायरेक्टर तो चाहिए, उसके साथ साथ अच्छे प्रोड्यूसर भी चाहिए, उसके साथ अच्छे स्क्रिप्ट राइटर भी चाहिए। टेक्नीशियन तो मैं फिर भी कहूंगा कि बॉम्बे ही जाना पड़ेगा। हाँ, बॉम्बे जाना पड़ेगा, लोग मिल जाएंगे, मतलब है ऐसा नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं होते हैं आते हैं और इधर की 50 तरह की बक देते हैं किसी के बारे में, मुंबई के बारे में। मैं बोलता हूँ कि भैया वो हब है, वो हमारा क्या है, हब है, जहां से हमने सिनेमा देखा हुआ है। और कल की डेट में अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन वही है, सबसे बेहतरीन लोग वहीं पर हैं। और हमें हम अगर अपना रीजनल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी वहाँ के लोग जब सपोर्ट करेंगे तो वो 10 गुना इनहेंस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, या मेरा तो पहले टारगेट ये था कि जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टोरी स्क्रिप्ट हैं जो फेस्टिवल वगैरह के लिए, पर अभी मैं कुछ सालों से ये देख रहा हूँ कि यार मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेने हैं जो बहुत मिनिमलिस्ट हों लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हों, ड्रामेटिक हों। मतलब आप क्या करते हो, ड्रामा देखना पसंद करते हो ना, एक तो सेटल है, जैसे पतालती जैसी फिल्में देखी आपने, या कुछ लोग मुद्दों पे फिल्म बनाते हैं, जैसे बहुत सारे पलायन पे बनाते हैं, मैं नहीं बनाता हूँ। मेरा फॉर्म वो नहीं है कि भाई कि अखबारों में कुछ चीज पढ़ लिया, नॉस्टैल्जिया टाइप का, कि अखबारों में कुछ पढ़ लिया कि भाई पलायन हो रहा है, और पलायन पे आपने बोला कि अरे यार ये बढ़िया टॉपिक है, लपेट लो इसको, और मतलब कुछ उस डेप्थ भी दिखा सकते हैं उस पर पलायन फोकस नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरा ये रहता है कि मैं कुछ क्या उससे दिखा सकता हूँ कि जो जिस चीज को हम अलग तरीके से बोले कि अरे यार हमने उत्तराखंड इस तरह से नहीं देखा। तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अगला प्रोजेक्ट आपका कब तक आएगा? और मुझे लगता है हो सकता है कि मैंने बहुत जगह अप्लाई करा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ हो सकता है कि आप लोगों माने कि होता है ना, वही होता है, पावर शिफ्ट वाली बात होती है कि अगर कुछ जैसे पतालती में हुआ कि अचानक से चीजें, कोविड आया सबके लिए, तो वो क्या था, एक तरह से डरावाना मौका था। मैंने डरावाना था वो सबके लिए, लेकिन कोविड मेरे लिए क्या था, एक बूम टाइप मौका था। मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता अभी परिस्थिति बनेगी तो मेरे पास उस तरह की कहानी है, और अभी तो रिसेंटली मैं उस कहानी पे वर्क कर रहा हूँ जो यहाँ का लोकल सेंटिमेंट है बेसिकली। जैसे होता है ना, जैसे जागर होता है, जैसे जागरों पे बहुत सारे लोग फिल्म बना रहे हैं,
पर लेकिन उस तरह से प्रेजेंट कभी नहीं हुई है। हाँ मतलब जाकर कल्चर से कैसे आगे बढ़ा? हाँ मतलब उससे उस कल्चर के जाकर के बिहाइंड क्या है, बिहाइंड क्या है, पीछे क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। आज भी एक बंदा मेरा भाई अमेरिका से आया और वो पूजा करने छौल पूजन आया उसको, मतलब मैं IIT बॉम्बे से पढ़े हुए, हाँ गूगल में हाँ US में हैं, अब वो और तो वो ये हमारी रूट्स हैं असल में, मतलब आप इसको चाह करके भी नहीं छोड़ सकते। अब मैं कई दिन सोच रहा था यार कि इतनी दूर से आया और मतलब बच्चों को लेके आया, मतलब कि जो आदमी कभी नहीं उनसे मतलब कभी मैंने कि उसका मैंने वो थोड़ा सा उतना सोशल नहीं है, अच्छा मैंने कि हम मेरे लिए तो मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, लेकिन उतना सोशल नहीं है। पर वो जब ये चीजें हुई तो वो आया, उसके पीछे भी पूरी कहानी है कि वो क्यों आया। उसके अलावा मैं फिर 2-3 प्रोफेसर एक थे उनसे भी जूझा, वो भी गए, फिर बहुत सारे दिल्ली के लोगों की अभी मैंने कहानी सुनी। एक दोस्त था मेरा वो भी फिर गाँव गया, तो गाँव इसलिए गया पूजा करना, तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने ये जा क्यों रहे हैं, मैंने तुम्हारे को बांझा पड़िया कूड़ा बांझा पड़िया ते बाद भी तुम तो देवता नचो जाना, कोई देवता नचो जानो, कोई तो भूत पूजन जानो, किते जानो, ते कारण क्या मैंने। अब वो इवेंट क्या हुआ कि अब वो इवेंट में जैसा छौल पूजन हम तो गदरबन जान छौल पूजन का, तो उसमें दारू भी पीते हैं, बकरी भी कटती है, मांस भी खाया पिया चले गए, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊंगा, ये तो क्या हुआ एक आउटर लुक है ना, ये कि ले जाते हैं। अब हमने गया, अगर उस चीज को लोग बोलेंगे अच्छा फिल्म ऐसे नहीं, फिल्म पूरा साइकोलॉजिकल। हाँ भाई जाता क्यों है, मतलब मैं उस इवेंट को ऐसा दिखा रहा हूँ, आपका अनकॉन्शियस कैसे वर्क करता है वहां तक जाने के लिए। तो आप जिस मेले को, जिस देवी पूजन को पूरा जत्थे के साथ जाते हो, अब मैं उसको पूरा उस तरह से दिखा रहा हूँ, पूरा एक जर्नी के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो उस जर्नी को क्यों तय करता है, कारण क्या है उसके। आप तो कॉन्शियसली जा रहे हो ना, जैसे हम कॉन्शियसली देख रहे हैं, मेरे चाचा भी आ गया पूजा होनी हमारे देवता या सामूहिक पूजा, ए जा चाचा भी, ताऊ भी, भेज भी, सब है पर तो कारण पता नहीं कि हम किले जाना, पसी जाना जो ना वो चेन पांडवली लगाओ होनी चाहिए। तो क्यों मैंने कि तो आप 10 साल से गांव में रह रहे, क्यों रह रहे हो, तो वही अनकॉन्शियस जर्नी है जाने। तो मैं चलिए इसी नोट पे कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला प्रोजेक्ट आपका जो है पिछले प्रोजेक्ट से भी और शानदार हो और दुनिया में और भी नाम हो, और हम एक अच्छी आर्ट फॉर्म की फिल्म हम जो है उत्तराखंड की धरती से हम देख सकें। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। थैंक यू सो मच।